योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2651। अज्ञात भय का साया। वह अटल खड़ा था, एक चट्टान की तरह। जैसे ही उसने अपने लक्ष्य को साधा, उसने एक प्रचंड वार किया। स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने का जरा भी समय नहीं मिला। किंतु जिस क्षण आर्यन लॉन्ग एफीआई की आभा में हलचल हुई, स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध चौंक उठा। उसका शरीर हल्का सा हिला और उसने उपहास करते हुए कहा, तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। उसकी आभा अचानक फट पड़ी। मगर जैसे ही उसने आर्यन द्वारा छोड़ी गई पातालीय अग्नि की शक्ति महसूस की, उसकी आंखें एकाएक तन गईं। जैसा कि मैंने सोचा था। पाताल कुल की वंशानुगत शक्ति। अंधकार कुल के अवशेष। देखते हैं इस बार तुम कहाँ भागोगे। स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध ने अपना हाथ पलटा। गरज गरज। आकाश में एक विशाल स्वर्णिम हाथ आर्यन को पकड़ने के लिए झपटा। इस क्षण ऐसा लगा मानो स्वर्ग की एक परत टूटकर गिर रही हो। शक्ति अत्यंत भयंकर थी। उसी क्षण आर्यन ने अपनी नरकाग्नि छोड़ी और स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध पर प्रहार किया। गुंजन। स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध का शरीर जलने लगा, लेकिन उसे न तो दर्द महसूस हुआ और न ही वह चौंकता दिखा। इसके बजाय वह शांत लग रहा था। उसके सिर के ऊपर क्षति के अंक लगातार तैर रहे थे। 392 इंच, 422 इंच, 382 इंच। सभी ने 3 अंकों की क्षति पहुंचाई, और वे विशेष रूप से तेज भी नहीं थे। मृत्यु अग्नि शेनवू महान सम्राट क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को तुरंत मार सकती थी। यह यहाँ तक कि मौलिक क्षेत्र के समुद्र राजा को भी मार सकती थी, लेकिन स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध के साथ यह खेल रही लग रही थी। वह कितना शक्तिशाली था। वह निरीक्षक स्वर्गीय दूत से कितना अधिक शक्तिशाली था। समुद्र राजा से कितनी गुना अधिक शक्तिशाली। अमापनीय। आर्यन की खोपड़ी सुन्न हो गई जब उसने स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध के सिर पर लंबी एचपी स्वास्थ्य बिंदु पट्टी देखी। उसने मन ही मन कई बार गिना, लेकिन फिर भी यह नहीं समझ पाया कि वृद्ध के पास कितनी एचपी थी। क्या यह 30 अरब थी या 300 अरब? शून्य की वह लंबी तारिका वास्तव में किसी की भी खोपड़ी को सुन्न कर सकती थी। धिक्कार है। इससे मुझे कितना अनुभव मिलेगा? वे कितना उपकरण गिराएंगे? आर्यन अनजाने में उत्साहित था। वह एक पागल आदमी की तरह था। फिर भी इस क्षण वह अभी भी बहुत शांत था। आर्यन ने तुरंत पीछे हटने का विचार किया, यह जानते हुए कि पातालग रही लौ से होने वाली क्षति स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध के लिए कोई खतरा नहीं थी। मूल रूप से वह केवल परीक्षण कर रहा था। अब जब उसे पता चल गया था कि स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध किस तरह का अस्तित्व था, तो उसे थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने देखा कि विशालकाय हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था। आर्यन ने इच्छा की, सूर्यनाशक धनुष। उसने अपनी उंगली से एक तीर छोड़ा, जो 100 मिलियन सारतत्व से बना था, और वह तुरंत बाहर निकला। यह इस तरह का कूड़ा मुझे चोट पहुंचा सकता है। उफ! अंधकार कुल के अवशेष, मुझे अपनी जान दो। स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध की आंखें भयंकर रूप से चमकीं और वह शून्य में गायब हो गया। परंतु इसी क्षण सूर्यनाशक तीर भी शून्य को भेदता हुआ तुरंत अपने लक्ष्य पर लगा, ठीक उसी तरह जैसे हान बिंग का अंतिम कौशल। एकमात्र अंतर यह था कि हान बिंग के अंतिम कौशल को सटीकता की आवश्यकता थी, जबकि सूर्यनाशक धनुष का तीर निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर लगेगा, जब तक वह अपने लक्ष्य पर ताला लगाता। शून्य में स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध अपनी जगह पर जम गया।
उसके सिर के ऊपर -555 का क्षतिमान तैरता रहा। आर्यन का दिल कस गया। धिक्कार है। यह बचा। कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे दो शक्तिशाली हमले 4 अंकों की भी क्षति नहीं पहुंचा सके। यह कहा जा सकता है कि वे उसके द्वारा पुनर्प्राप्त की गई एचपी की मात्रा जितनी भी नहीं थी। ऐसे बॉस से वह कैसे लड़ेगा? वह उनसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। धूम। शून्य बिखर गया और स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध भी पलक झपकते ही बाहर निकल आया। वह अतुलनीय रूप से क्रोधित था। छोटे कचरे, मर जा। ज्वार उमड़ पड़ा। शक्तिशाली सारतत्व पूरे सच्चे मार्शल महाद्वीप को कुचलने में सक्षम लग रहा था और विशालकाय हथेली और भी तेजी से नीचे गिरी। आर्यन का शरीर हिला और वह सीधे रहस्यलोक में घुस गया। उसने स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें निश्चित रूप से विस्फोट कर दूंगा। जिस क्षण उसका शरीर रहस्यलोक में प्रवेश किया, आर्यन का सारतत्व चलायमान हुआ, उसे पागलों की तरह छोड़ रहा था। जब वह रहस्यलोक में प्रवेश किया तो उसने अपने सारतत्व को विस्फोट कर दिया, जिससे रहस्यलोक के प्रवेश द्वार पर अवरोध तेजी से नष्ट हो गया। गरज, 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 गरज। रहस्यलोक का प्रवेश द्वार नष्ट हो गया। स्वर्णिम कवचधारी वृद्ध थोड़े समय के लिए प्रवेश नहीं कर पाएगा और साथ ही आर्यन ने भी अपने पीछे हटने का रास्ता काट दिया था। अब वह केवल नीचे की ओर ही जा सकता था। आर्यन बाहर निकला और हल्की सी हाँफ रहा था। सभी ने तुरंत उसे घेर लिया। ये योरोंग ने पूछा, वे कौन हैं? आर्यन ने कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, टियान कुल के विशेषज्ञ। ये ल्यूक्सियन की आंखें तन गईं। आसपास के कई लोगों की आंखें गुप्त रूप से तन गईं। टियान कुल के विशेषज्ञ, इसका क्या मतलब था? इस निचले क्षेत्र में टियान कुल के विशेषज्ञों के खिलाफ जाना, इसका मतलब था कि वे स्वर्ग के खिलाफ थे। आर्यन ने आगे कहा, बहुत शक्तिशाली, स्वर्गगश्ती दूत से 10 गुना अधिक शक्तिशाली। सभी कांप उठे। काफी लोग जमीन पर गिर पड़े। अब हम बर्बाद हो गए। मैंने पहले ही कहा था कि हमें स्वर्गगश्ती दूत को नाराज नहीं करना चाहिए। बस अब टियान कुल ने हमें मारने के लिए और भी शक्तिशाली विशेषज्ञ भेजे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? मैं अभी मरना नहीं चाहता। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारी लापरवाह हरकतें न होती तो हम ऐसी हताश स्थिति में न पड़ते। मुझे पता था कि उसके पीछे चलने का कोई अंत नहीं होगा। अब यह सच है ना? टियान कुल के विशेषज्ञ स्वर्गगश्ती दूत से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। हमें मारना एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। कई लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। कोई मरना नहीं चाहता था। सभी जीना चाहते थे। मगर अगर वे टियान कुल से लड़ते तो केवल एक ही परिणाम होता, मृत्यु। पूरा मौलिक संसार टियान कुल के हाथों में था और स्काई मार्शल प्लेन निचले क्षेत्रों में केवल एक बहुत ही निम्न का प्लेन था। एक व्यक्ति की बात तो दूर, पूरा प्लेन भी टियान कुल के एक वृद्ध से मुकाबला नहीं कर सकता था। इस बार यह पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैं बाहर निकलना चाहता हूं। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं घर जाना चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता। मैं यहां फंसना नहीं चाहता। मुझे बाहर निकालो। ट्रांसफार्मर दहाड़ा, जो कोई और शोर करेगा मैं उसे अभी मार डालूंगा। मादरचोद। पूरा स्थान तुरंत शांत हो गया। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने दूंगा। जाना? हम कैसे जाएंगे?
इस रहस्यलोक में कोई अन्य निकास नहीं है। हम कैसे जाएंगे? आर्यन, तुमने हम पर एहसान किया है और हमारी मदद की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारे भाग्य का फैसला कर सकते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि टियान कुल के खिलाफ जाने का क्या परिणाम होता है। आज से मैं अपने और तुम्हारे बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना चाहता हूं। मैं भी मैं भी चाहता हूं। मैं अब उसके पीछे नहीं चल सकता। उसके पीछे चलना मौत की ओर बढ़ना है। कई लोग खड़े हो गए। उनमें सच्चे मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी कम नहीं थे। वे सभी गुई किंगशान के आदमी थे। गुई किंगशान की आंखें तन गईं और उसने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? तुम्हें तुम्हारी खेती किसने दी? तुम। एक आदमी ने कहा, महान सेनापति, हमें शक्ति प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद, लेकिन हमारा जीवन हमारा अपना है। मैं उसके पीछे नहीं चलना चाहता और मरना जारी नहीं रखना चाहता। मैं भी। तुम सही कह रहे हो। हमने दिव्य राजधानी में जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया था, वह पहले ही चुका दिया है। पलक झपकते ही अधिक से अधिक लोग शामिल हो गए और आर्यन के विपरीत खड़े हो गए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इसमें कोई और बदलाव करूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2562। एक भयानक वास्तविकता थी यह। एक ऐसी सच्चाई जो आर्यन के सामने थी। चाहे वह उसका पिछला जीवन हो या यह नया लोक, इंसानों का हृदय हमेशा एक जैसा ही रहता है, स्वार्थी और परिवर्तनशील। परंतु आर्यन ने इस सच्चाई को पहले ही भांप लिया था, इसलिए उसे इसमें कुछ भी विचित्र नहीं लगा। गुई किंगशान कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन आर्यन ने उसे पीछे खींच लिया और दृढ़ता से कहा, भिन्न मार्ग, भिन्न योजनाएं। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते, तो मैं तुम्हें विवश नहीं करूंगा। आखिरकार मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता। इस निर्णायक मोड़ पर ऐसा होना आर्यन के हृदय में थोड़ी पीड़ा अवश्य दे गया। आखिर वे सभी भाई थे जिन्होंने एक साथ रणभूमि में कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया था। परंतु हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इसलिए उसने किसी को विवश नहीं किया। बात यहीं समाप्त हुई। आर्यन रहस्यमय चंद्रमा के गुप्त लोक की गहराई की ओर बढ़ चला। हालांकि ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल प्रसन्न नहीं था। वह बोला, मालिक, आप उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हैं? उन्हें सच्चे मार्शल लोक का ज्ञान किसने दिया? कौन था जिसके कारण वे जीवित रह सके? यह सफेद आंखों वाले भेड़ियों का झुंड उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? वह सचमुच अप्रसन्न था। शियाओ डी, स्किनी मंकी और बिग गाय भी बहुत दुखी थे। यह आर्यन ही था जिसने उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाया था। यह आर्यन ही था जिसने उन्हें इस आपदा से बचाया था। अब जब आर्यन को लोगों की आवश्यकता थी, तो वे छोड़कर चले गए। इसे क्या कहते हैं? जले पर नमक छिड़कना। गुई किंगशान का चेहरा कुरूप हो गया था। 100 सच्चे मार्शल लोक के विशेषज्ञ उसके अधीन थे, लेकिन अब वे सभी उसे धोखा दे चुके थे। उसका वृद्ध चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उस पर कई बार जोरदार थप्पड़ पड़े हों। यह कठिन था। वह अब आर्यन की ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। आर्यन मंद मंद मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को पहचानना अच्छा है और कम लोगों के साथ हम थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। चाचा गुई, स्वयं को दोष मत दो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। चलो सोचते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है।
आर्यन के हृदय में दुहक केवल आधे मिनट तक रहा और फिर वह शीघ्रता से सामान्य हो गया। यी ल्यूक्सियन ने पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं? यी योरोंग ने भी कहा, गुरुदेव। एक पल रुकने के बाद उसने तुरंत अपने शब्द बदले। उन्होंने कहा कि यह पाताल लोक के नंबर 1 युद्धदेव की समाधि हो सकती है। यह बहुत अच्छा होगा यदि यह वास्तव में पाताल ड्रैगन की समाधि हो। आर्यन, तुम्हारे पास पाताल शक्ति है, पाताल जनजाति की प्राचीन विरासत। यदि यह पाताल ड्रैगन की समाधि है तो तुम हमारी सहायता करोगे। पाताल ड्रैगन पाताल जाति का नंबर 1 युद्धदेव, बहुत शक्तिशाली। वह एक ऐसा अतिशिखर विशेषज्ञ था जो कभी होंगमेंग स्वर्ग सूची के शीर्ष 10 में स्थान रखता था। यदि वह पाताल ड्रैगन की शक्ति के साथ विलीन हो सकता तो सुनहरे कवच वाले वृद्ध से निपटना बहुत मुश्किल नहीं होता। हालांकि, आर्यन ने धीरे से कहा, यदि यह वास्तव में पाताल ड्रैगन की समाधि है तो परिणाम और भी बुरे होंगे। यी ल्यूक्सियन चौंक गया और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। मुझे लगता है कि यह अंदर एक जाल है और यह पाताल ड्रैगन द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है। हालांकि, अब हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि रहस्यमय चंद्रमा के गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार नष्ट हो गया है, सुनहरे कवच वाले रक्षक के लिए प्रवेश द्वार को फिर से खोलना मुश्किल नहीं है। इसमें बस थोड़ा समय लगेगा। हमारी पहली प्राथमिकता अब हमें गुप्त क्षेत्र से जल्द गुजरना होगा, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया भी कर सकें। यदि आर्यन और अन्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते तो सुनहरे कवच वाले वृद्ध के लिए एक गलत धारणा बनती कि वे गुप्त क्षेत्र के अंदर छिपे हुए थे। इस तरह सुनहरे कवच वाला वृद्ध जल्दी में कोई कदम नहीं उठाएगा। जहां तक आर्यन और अन्य की बात थी, वे गुप्त क्षेत्र से शीघ्रता से गुजरकर रहस्यमय चंद्रमा पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर से निकल आते। जब तक सुनहरे कवच वाला वृद्ध गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता, वे शायद पहले ही राक्षसों तक पहुंच चुके होते। इस क्षण तांग रेंजी की नाक थोड़ी फड़क उठी, उसका शरीर कस गया और उसने तुरंत कहा, एक खतरनाक आभा है। पाताल आभा। गरज। एक विशालकाय शरीर जो पाताल की ज्वालाओं से ढका हुआ था, एक भयंकर जानवर की आभा के साथ झपटा। यी ल्यूक्सियन की आंखें तन गईं। पाताल किलन? क्या इस दुनिया में सचमुच किलन जैसा कोई दिव्य जानवर है? ट्रांसफॉर्मर की आंखों में क्रोध भर आया था। उसके 3 सिर और 6 भुजाएं हिलने लगीं। उसके हाथ में मौजूद छड़ी अचानक अग्निलाल हो गई और वह उसे तोड़ने वाला था। रुको! आर्यन ने ट्रांसफॉर्मर को रोक दिया। इस समय पाताल किलन तुरंत आर्यन के बगल में झपटा। आर्यन की जांघ पर सहारा लेते हुए वह उसके चारों ओर लुढ़का और अपनी पूरी शक्ति से बोला, मालिक, आप आखिरकार आ गए। बहुत समय हो गया है, मुझे लगा कि आप मुझे भूल गए होंगे। सभी चौंक गए और थोड़े हक्के बक्के रह गए। केवल ये योरों को पता था कि क्या हो रहा है। आर्यन थोड़ा मुस्कुराया, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त था, इसलिए अंदर आने का समय नहीं मिला। कैसा है? जो काम मैंने तुम्हें करने को कहा था, उसमें तुम कैसा कर रहे हो? यूमिंग ने तुरंत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आर्यन की ओर देखा और कहा, मैंने इसकी पूरी तरह से जांच कर ली है। अगला स्तर एक गुप्त स्थान है और यह बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। हालांकि इसमें पाताल आभा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह पाताल कबीले का दानव जानवर नहीं है। उस गुप्त स्थान में एक अत्यंत शक्तिशाली बल है। मैं बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। वह बल बहुत शक्तिशाली है। मैंने पहले कभी ऐसी शक्तिशाली शक्ति नहीं देखी।
आर्यन ने थोड़ा सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, वह वही जगह होनी चाहिए जहां ताबूत रखा गया है। मुझे बस इतना नहीं पता, ताबूत के अंदर लेटा हुआ व्यक्ति इंसान है या राक्षस, देवता है या भूत। पाताल किलन ने कहा, वह गुप्त स्थान बहुत खास है मालिक। आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर जाते ही आप तुरंत निगल लिए जाएंगे। इसके अलावा इसके अलावा आर्यन ने पूछा, और क्या? पाताल किलन बहुत देर तक बुदबुदाया, फिर उत्तर दिया, कुछ नहीं। वह भी निश्चित नहीं था, क्योंकि उसने गुप्त स्थान से एक ड्रैगन की गर्जना सुनी थी। ड्रैगन की गर्जना होना असंभव था। पाताल ड्रैगन सिर्फ एक नाम था, वह ड्रैगन नहीं था। तो भले ही वह पाताल ड्रैगन का ताबूत था, ड्रैगन की गर्जना की आवाज होना असंभव था। पाताल किलन को लगा कि गुप्त स्थान बहुत अजीब था। आर्यन ने कहा, जो भी हो, भले ही वह 9 मंजिला दानव टावर हो, मुझे 18 नरक के स्तरों से गुजरना होगा। फिर आर्यन और बाकी लोग हॉल में चले गए। पाताल किलन के मार्गदर्शन में वे जल्दी से पहली मंजिल पर पहुंचे, जो वही जगह थी जहां आर्यन ने ज़ोंबी कोर गिराया था। हवा में निलंबित एक लंबा गलियारा। गलियारे के सबसे गहरे हिस्से में एक काला प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार एक छोटे से भंवर जैसा था, लगातार घूम रहा था। अंदर से लगातार एक बुरी आभा निकल रही थी। पाताल किलन के वर्णन के अनुसार ताबूत रखने के स्थान तक पहुंचने के लिए अभी भी एक और स्तर था। निचला स्तर उन 10,000 साल पुराने ज़ोंबी से भरा होना चाहिए। आर्यन ने संक्षेप में उन 10,000 साल पुराने ज़ोंबी की कमजोरियों को समझाया। उसके बाद आर्यन गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर चला गया और अपनी शक्ति का प्रयोग किया। गरज पहले की तरह उसने सीधे गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसे गुई किंगशान के लोगों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वे वर्तमान में ऐसी स्थिति में थे जहां उनके सामने भेड़िए थे और पीछे बाघ। जिस क्षण उसने प्रवेश द्वार को नष्ट किया, निलंबित गलियारा दरकने लगा। टुकड़े टुकड़े होकर यह एक गहरे पाताल में गिर गया। आर्यन ने तुरंत कहा, जल्दी अंदर जाओ, जल्दी। सभी के चेहरे तन गए, लेकिन वे नहीं रुके और तेजी से अगले स्तर पर पहुंच गए। पाताल किलन के पास उसे याद दिलाने का समय नहीं था। जब सभी अगले स्तर में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने तुरंत एक रक्षात्मक गठन बनाया। उनकी आभा ने तुरंत गुप्त क्षेत्र में सभी बुरी आत्माओं को जगा दिया। हरे रंग की आंखें जो भूत प्रेत जैसी दिख रही थीं, खुल गईं। 10,000 साल का ज़ोंबी निर्माण। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2653। वाह, यह तो किसी रोमांचक उपन्यास का अंश लगता है। आपके पिछले निर्देशों के अनुसार मैंने सभी चीनी नामों और शब्दों को उनके स्थायी हिंदी अनुवादों से बदल दिया है और इस अंश को एक उपन्यास की तरह प्रस्तुत किया है। प्राचीन रहस्य का जागरण। मानव आभा का स्पर्श पाते ही वे सब जाग उठे। पूरा अंबर दल एक अजीब से भयावह सन्नाटे में डूबा था, जिसे चीरती हुई हरी आंखों वाले प्रेतों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये प्रेत कांसे के कवच पहने हुए थे और उनका स्तर बाहरी परत के उन 10,000 साल पुराने प्रेतों से भी कहीं अधिक था। उनकी संख्या इतनी विशाल थी कि किसी के भी दिल को दहलाने के लिए पर्याप्त थी। एक अनथीन सेना, जैसे पाताल से निकली हो। हे भगवान, एक विस्मयकारी चीख गूंजी। यह सब क्या है? क्या यह प्रेतों का साम्राज्य है? कोई बुदबुदाया, जिसके स्वर में भय और आश्चर्य दोनों घुले थे। नहीं, यह ठीक नहीं है, आर्यन ने अपने मन में सोचा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
यह तो टेराकोटा सैनिकों जैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़ा छिन पुराना राजा भीतर के स्थान पर लेटा हो? जिस क्षण आर्यन ने प्रवेश किया था, कोई और नहीं जानता था, लेकिन उसका सिर सुन्न पड़ गया था। दृश्य बिल्कुल सम्राट छिन के टेराकोटा सैनिकों जैसा था। कांसे के कवच में सेनापति, युद्ध के घोड़े और हाथों में हथियार लिए योद्धा। यह एक विशाल सेना थी जो सदियों की निद्रा से जागी थी। आर्यन को अपने पिछले जीवन की याद आई, जहां सम्राट छिन की कब्र के बारे में हमेशा तरह तरह के अनुमान लगाए जाते थे। अब आर्यन को संदेह हुआ कि सम्राट छिन को इसी दूसरी दुनिया में दफनाया गया है। क्या बूढ़े छिन ने इस स्थान तक खेती की है? उसने बुदबुदाया। हे भगवान! यह दृश्य बहुत ही असामान्य है। गटक! आर्यन ने भारी घूंट निगला और धीमे से कहा, लापरवाही से मत हिलना, यहाँ के साथी बाहर वालों से थोड़े अलग हैं। अंबर दल के किलिन ने कहा, मैं तुम्हें शुरू में बताना भूल गया था, वे मानव आभा को सूंघते ही जाग जाते हैं। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। जब समय आएगा तब हम इससे निपटेंगे। वे बस कुछ बुरी चीजें हैं, मैं उनसे क्यों डरूं? आर्यन तेजी से आगे बढ़ा और अपने चारों ओर चमकती हरी रोशनी को देखा। इन प्राणियों द्वारा उत्सर्जित आभा पूरी तरह से उस भयानक आभा से संबंधित थी। यह अंधप्रभ की शक्ति से भिन्न था। यह एक शुद्ध दुष्ट आभा थी। अंधप्रभ की खोज। इसी बीच एक और स्थान पर, दुष्ट नगर के काले चांद वाले चौक पर, एक और सुनहरे कवच वाला योद्धा तेजी से दौड़ा और बोला, क्या यह सचमुच अंधप्रभ का अवशेष है? हाँ, बिल्कुल, दूसरा सुनहरा कवच वाला योद्धा बोला। उसने अभी अभी अंधप्रभ की दूसरी शक्ति, अंधप्रभ अग्नि को जारी किया है। हालांकि यह अभी तक मजबूत नहीं है, मेरी इंद्रियां गलत नहीं हो सकती, सुनहरे कवच वाले योद्धा ने दृढ़ता से कहा। अंधप्रभ अग्नि, यह अंधप्रभ की दूसरी शक्ति है। केवल वही लोग जो वास्तव में अंधप्रभ की प्राचीन विरासत रखते हैं, इसे जारी कर सकते हैं। तो क्या अंधप्रभ का प्राचीन वंशज प्रकट हो गया है? सुनहरा कवच वाला योद्धा उत्तेजित हो गया। अंधप्रभ शक्ति, इसे शीर्ष 10 प्राचीन विरासतों में से एक कहा जा सकता है। इसी शक्ति के कारण अंधप्रभ ब्रह्मांड लोक पर हावी हो पाए थे। अंधप्रभ और स्वर्ग लोक के बीच हुए महान युद्ध के परिणामस्वरूप अंधप्रभ की हार हुई। अंधप्रभ राजा मारा गया और अधिकांश अंधप्रभ के शक्तिशाली योद्धा मारे गए। उनमें से एक छोटी संख्या भागने में सफल रही। तब से अंधप्रभ शक्ति ब्रह्मांड लोक में फिर कभी प्रकट नहीं हुई थी। अंधप्रभ की प्राचीन विरासत एक ऐसी शक्ति भी थी जिसे स्वर्ग लोक ने कड़वाहट से खोजा था, और अब यह आखिरकार प्रकट हो गया था। वे कैसे खुश नहीं होते? जैसे ही वे इस शक्ति को स्वर्ग लोक में वापस ला पाते, स्वर्ग लोक की स्थिति और भी सुरक्षित हो जाती। रहस्यमय सम्राट भी इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद और भी शक्तिशाली हो जाता। वह 10,000 पीढ़ियों तक अमर रहेगा और कोई भी उसे हिला नहीं पाएगा। सुनहरे कवच वाले योद्धा ने कहा, यह गलत नहीं हो सकता। इस बार हम भाई अमीर होने वाले हैं। जैसे ही हम उसे स्वर्ग लोक में वापस लाएंगे, रहस्यमय सम्राट निश्चित रूप से हमें प्राचीन विरासत की शक्ति से पुरस्कृत करेंगे। उस समय हमें भी बड़ों के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। दोनों उत्साह से हंसने लगे। तुरंत बाद एक व्यक्ति ने कहा, रहस्य लोक का प्रवेश द्वार नष्ट हो गया है। हमें अब प्रवेश द्वार को फिर से खोलना होगा। वह आसान है। इसे मुझ पर छोड़ दो। सुनहरे कवच वाला योद्धा आगे बढ़ा और अपनी आंखें सिकोड़ी।
उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला जैसे ही उसने अपने हाथों को शून्य में धकेला और रहस्य लोक में एक दरार खोजने लगा। एक दरार को प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करके वह प्रवेश द्वार को फिर से खोलेगा। घातक भोर, रहस्यमय चंद्रमा रहस्य लोक के भीतर। वे पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं यहां मरना नहीं चाहता। क्या हम रहस्य लोक का निकास ढूंढें और स्वर्ग लोक के विशेषज्ञों को प्रवेश करने दें? इसे एक मेधावी कार्य माना जा सकता है, इसलिए उन्हें हमें जाने देना चाहिए, है ना? मैं सहमत हूं। स्वर्ग लोक के विशेषज्ञ अनुचित लोग नहीं हैं। यदि हम उनकी मदद करते हैं तो वे निश्चित रूप से हमें जाने देंगे। ठीक है, सब लोग एक साथ आगे बढ़ो। आर्यन के पक्ष में। आधे मिनट बाद चौक में सभी 10,000 साल पुराने प्रेत सक्रिय हो गए और जाग उठे। कड़क, एक तीखी आवाज गूंजी जैसे किसी घड़ी की सुइयां चली हों। अगले ही पल प्रेतों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वे एक भयावह शीतलता से भर गईं। वे अविश्वसनीय रूप से क्रूर लग रहे थे। एक दुष्ट और क्रूर आभा तेजी से आगे बढ़ी और पूरा रहस्य लोक तुरंत एक नरक में बदल गया। इसी क्षण 10,000 साल पुराने प्रेत हिलने लगे, आर्यन और दूसरों की ओर दौड़ पड़े। यह फिल्मों में प्रेत ज्वार से अलग नहीं था। एकमात्र अंतर यह था कि ये 10,000 साल पुराने प्रेत कहीं अधिक शक्तिशाली थे। आर्यन की आंखें तन गईं और उसने गंभीरता से कहा, यह शुरू होने वाला है। शांत हो जाओ। रूपांतरक एक कदम आगे बढ़ा और आर्यन के बाईं ओर खड़ा हो गया। बड़ा आदमी भी एक कदम आगे बढ़ा और आर्यन के दाहिनी ओर खड़ा हो गया। एक बाईं ओर और एक दाहिनी ओर, किसी वज्र रक्षक की तरह, वे दोनों सीधे उन प्रेतों को घूर रहे थे जो उन पर हमला कर रहे थे। फू, सांस लो। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका दाहिना हाथ हिला और अंधप्रभ वज्र उसके हाथों में आ गया। फिर आर्यन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा और उसने हल्के से कहा, हालांकि मैं स्तर नहीं बढ़ा सकता, फिर भी मैं अनुभव बढ़ा सकता हूं। शायद मैं एक उच्च विमान में प्रवेश करने के बाद सीधे स्तर बढ़ा सकता हूं। अगर ऐसा है तो। आर्यन हल्का मुस्कुराया, बूढ़े छिन, भले ही ये तुम्हारे टेराकोटा सेना के रक्षक हों, हम सभी एक ही विमान से आते हैं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। भाइयों, आर्यन ने दहाड़ लगाई और फिर भारी स्वर में कहा, अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति जारी करो। एक लहर का हमला। मारो। जैसे ही उसने समाप्त किया, रूपांतरक और बड़ा आदमी सबसे पहले बाहर निकले। 3 सिर और 6 भुजाओं वाला वज्र एक महान राक्षस राजा की तरह था। उसके हाथ में विशाल छड़ी निकली, सीधे प्रेतों के एक बड़े समूह को पलट दिया। हालांकि उसने उन्हें मारा नहीं था। प्रेत अनडेड बुरी आत्माएं थीं, इसलिए उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। हालांकि पीछे से हमले जारी रहे और प्रेतों के सिर पर खून तेजी से गिर रहा था। वे पूरी तरह से इसका सामना करने में असमर्थ थे। अगर यह अतीत में होता, यदि आर्यन ने लापरवाही से प्रवेश किया होता, तो वह शायद 1 सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाता और तुरंत मारा जाता। लेकिन अब लोगों का यह समूह सभी सत्यमारक क्षेत्र के बहादुर विशेषज्ञ थे। उनमें से हर एक एक भयंकर बाघ की तरह था। एक पागल नरसंहार। अंधप्रभ वज्र पर बिजली तेजी से फैल रही थी। उसी समय सिस्टम की बीप तेजी से बजने लगी। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को 10,000 साल के प्रेत को मारने के लिए बधाई। 1,00,000 अनुभव अंक, 1,000 वास्तविक ची मूल्य, 1 क्रोध ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। डिंग।
खिलाड़ी आर्यन को 10,000 साल के प्रेत को मारने के लिए बधाई, 1,00,000 अनुभव अंक, 1,000 वास्तविक ची मूल्य, 1 क्रोध ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। यह तेजी से विस्फोट कर रहा था। ये लोग बहुत बहादुर थे। आधे घंटे बाद 10,000 साल के प्रेत की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। आर्यन सबसे निचले स्तर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और हल्की सांस ली। छिन शी हुआंग की कब्र, या अंधप्रभ नाग की कब्र, या कोई और कब्र? यह अंश यहीं समाप्त होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या किसी अन्य अंश को उपन्यास शैली में बदलूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2654। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। नील गदाधारी का रहस्य लो। आर्यन ने ज्यादा सोचा नहीं। उसके मन में बस एक ही बात थी, अंदर जो भी हो उसे भीतर जाना ही था। बल्कि आर्यन को थोड़ी उत्सुकता भी हो रही थी। क्या पता भीतर कोई बहुत बड़ा विरोधी बैठा हो। प्रवेश करो, आर्यन फुंकार उठा। अधोलोक किरण तुरंत आगे बढ़ा और बोला, स्वामी भीतर की आभा बहुत खतरनाक है, क्या हमें? तंगरेंजी की नाक फड़की और वह बोला, भीतर की आभा सचमुच बहुत भयानक है, और यह ऐसी आभा है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। यह इस दुनिया की आभा नहीं है। सभी ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने भ्रिकुटी चढ़ाई और कहा, मैं पहले भीतर जाता हूं, फिर तुम्हें बुलाने के लिए बाहर आता हूं। रूपांतरणकर्ता ट्रांसफॉर्मर तुरंत बोला, स्वामी मैं जाऊंगा। आर्यन के रोकने का इंतजार किए बिना रूपांतरणकर्ता अचानक भीतर कूद पड़ा। गुंगू। उसका विशालकाय शरीर काले भंवर में समा गया। आर्यन का दिल जोर से धड़का। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपांतरणकर्ता को निगलते देख आर्यन चिंतित हो उठा। योरोंग आगे बढ़ी और बोली, चिंता मत करो, वज्र का साधना स्तर भी ज़ेन्बू सम्राट के क्षेत्र तक पहुंच गया है। उसे कुछ नहीं होगा। योरोंग आर्यन के पास आ गई। राजकुमारी शायू भी आगे बढ़ी और बोली, चिंता मत करो। गुई किंगशान ने अपनी आंखों से शियाओडी को इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, जाओ जाओ शियाओडी, तुम भी जाओ। शियाओडी थोड़ी भ्रमित थी। गुई किंगशान की आंखें फड़कते देख वह पूछ बैठी, पिताजी आपकी आंखें क्यों फड़क रही हैं? क्या आप ठीक हैं? गुई किंगशान के माथे पर काली रेखाएं खिंच गईं। मैं ठीक हूं। ओह, शियाओडी ने धीरे से कहा और बड़बड़ाई, आप बिना किसी कारण के आंखें क्यों फड़का रहे हैं? मुझे लगा कि आपकी पलकों में ऐंठन हो गई है। गुई किंगशान रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं निकले। वह सचमुच शियाओडी को आर्यन की स्त्री बनाना चाहता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शियाओडी ने एक नस खो दी थी। फिर भी शियाओडी मूर्ख नहीं थी, वह कैसे नहीं समझ पाती। लेकिन उसके लिए आर्यन को चुपचाप पीछे से देख पाना ही काफी था। कुछ मिनटों बाद कोई हलचल नहीं हुई। रूपांतरणकर्ता बाहर नहीं आया। आर्यन अब और नहीं बैठ सका। काले भंवर के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए उसने अपनी आभा और दिव्य चेतना उसमें छोड़ी, लेकिन उसे लगा जैसे उसे निगला जा रहा था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तंगरेंजी ने भ्रिकुटी चढ़ाई और कहा, यह अजीब है। आर्यन ने पूछा, क्यों? तंगरेंजी ने कहा, वज्र अंदर गया, लेकिन उस स्थान में ऊर्जा के उतार चढ़ाव और आभा में कोई बदलाव नहीं आया। यह बहुत अजीब है। अधोलोक किरण ने भी कहा, सही कहा।
सचमुच कोई बदलाव नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस जगह से बाहर निकल गए हों? इस क्षण वह बड़ा आदमी बाहर आया और बोला, मैं अंदर जाकर देखता हूं। धमाका। उसे डर था कि आर्यन उसे रोक देगा, इसलिए वह तुरंत मुंह के भीतर घुस गया। काला भंवर सब कुछ निगल गया। बड़ा आदमी भी तुरंत भीतर चला गया। आर्यन ने आंखें सिकोड़ी और तुरंत कहा, मेरी अनुमति के बिना तुम्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके तुरंत बाद आर्यन ने टंगरेंजी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम उस बड़े आदमी की आभा महसूस कर सकते हो? टंगरेंजी ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह बहुत अजीब है। यह रहस्यलोक की बाधा बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे यह प्रवेश द्वार अनगिनत रहस्यलोकों की ओर ले जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक प्रवेश द्वार एक रहस्यलोक की ओर ले जाता था, लेकिन यह प्रवेश द्वार टंगरेंजी को यह एहसास दिला रहा था कि वह अनगिनत रहस्यलोकों में प्रवेश कर गया है। यह यादृच्छिक था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ ले जाएगा। और फिर से टंगरेंजी को जो खतरनाक आभा महसूस हुई, वह पानी में एक दर्पण की तरह थी। वह उसे देख सकता था, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। सबसे बड़े ज्येष्ठ भ्राता देवपुत्र डेविल चाइल्ड आगे बढ़े और बोले, छोटे कनिष्ठ भ्राता, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। नहीं। आर्यन ने तुरंत उसे रोका और कहा, यह रहस्यलोक थोड़ा अजीब है। हम ऐसे ही बेतरतीब ढंग से प्रवेश नहीं कर सकते। टंगरेंजी ने कहा, यह सचमुच अजीब है। अगर वे अंदर जाते हैं तो उन्हें बाहर आने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अंदर जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। मुझे लगता है कि वे या तो खो गए हैं, या किसी प्रकार की निषिद्ध शक्ति से बंधे हुए हैं, या वे पहले ही। शियाओडी तुरंत घूरने लगी और चिल्लाई, तुम्हें जुबान काली हो जाए। अगर तुमने बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। टंगरेंजी तुरंत चुप हो गया। मैं अंदर जाऊंगा। इल्यूशियान आगे बढ़ा और बोला, मैं अपने शरीर पर एक रस्सी बांध लूंगा। अंदर जाने के बाद मैं तेजी से बाहर आ जाऊंगा। इस समय आर्यन के पास कोई और विकल्प नहीं था। इल्यूशियान आगे चला गया। आर्यन ने चेतावनी दी, अंकल ई, सावधान रहना। योरोंग भी चिंतित थी, पिताजी, आपको सावधान रहना चाहिए। इल्यूशियान हल्का मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। रस्सी बांधने के बाद वह प्रवेश द्वार में घुस गया। काला भंवर निगल गया। रस्सी धीरे धीरे अंदर खींची जा रही थी। हालांकि 10 सेकंड बाद रस्सी अचानक रुक गई। गुई किंगशान की आंखें तन गईं और वह तुरंत आगे बढ़ा रस्सी को वापस खींचने के लिए, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा खुल गया था। योरोंग की आंखें तन गईं और वह अचानक चिल्लाई, पिताजी। इस क्षण उसने ज्यादा परवाह नहीं की और तुरंत अंदर कूद पड़ी। योरोंग आर्यन भी चिल्लाया, उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। योरोंग को काले भंवर में प्रवेश करते देख आर्यन का दिल कपटी हो गया। गुंगू। योरोंग गायब हो गई। टंगरेंजी ने अभी भी सिर हिलाया, हम अभी भी उस जगह नहीं पहुंचे हैं। उनमें से कोई भी उस जगह नहीं पहुंचा है। यह जगह बहुत अजीब है। स्वामी, मेरा सुझाव है कि हम पहले खाली कर दें। शियाओडी ने कहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या यह सचमुच वही अधोलोक सर्प की समाधि है जिसका उल्लेख बड़ी बहनी ने किया था? यह जगह अधोलोक की ओर ले जाती है। जब इतने सारे लोग अंदर गए तो वे क्यों गायब हो गए? शियाओडी अत्यंत चिंतित थी। सभी का दिल कांप गया। अधोलोक, मृत्यु का संसार। आर्यन के दिल में थोड़ी आग लगी हुई थी। उसने मन ही मन शाप दिया,
और सोचा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या बकवास है, भले ही यह अधोलोक हो, मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा। तब आर्यन ने भीड़ की ओर देखा और कहा, मेरी आज्ञा के बिना तुम्हें फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मेरे बाहर आने से पहले तुम निश्चित रूप से अंदर नहीं जा सकते। तुम सब बस मेरा यहीं इंतजार करो और उनके बाहर आने का भी इंतजार करो, समझे? वह अंदर जाना चाहता था। आर्यन अब और रुक नहीं सकता था। एक एक करके वे गायब हो गए, जैसे पानी में पत्थर फेंके गए हों। एक छींटा भी नहीं। यह क्या था? माँ की आंख। चाहे वह अधोलोक सर्प की समाधि हो या प्रथम सम्राट की समाधि। अगर तुम मुझे नाखुश करोगे तो कोई खुश नहीं होगा। जल्द ही आर्यन ने उन्हें एक गंभीर नजर से देखा और कहा, याद रखना मैंने क्या कहा, अंदर मत आना। वह अंधेरे प्रवेश द्वार में घुस गया। गुंगू। आर्यन का शरीर अंधेरी आभा से घिर गया। उस पल आर्यन को लगा कि वह अंधेरे के एक मायावी संसार में प्रकट हो गया है। यह जगह पूरी तरह से काली थी। कुछ भी नहीं था। वह किसी भी आभा के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता था। प्रवेश द्वार की ओर मुड़कर देखा। प्रवेश द्वार पहले ही गायब हो चुका था। आर्यन की आंखें सदमे से भर गईं और उसने दहाड़ लगाई, मुझे परवाह नहीं कि तुम देवता हो या राक्षस, बाहर आओ। अंधेरे पाताल में आभा का एक प्रवाह अचानक उमड़ा, जिसके बाद एक भयावह चीज प्रकट हुई। एक सर्प। नीला सर्प। क्या आप इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे या इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2655। हलाला हलाला हलाला। अंतरिक्ष के फटने की आवाज गूंज रही थी और एक के बाद एक दरारें उभरती जा रही थीं। फिर इन दरारों से ऊर्जा की शक्तिशाली धाराएं तेजी से बाहर निकलीं। अंतरिक्ष में एक विशाल छेद फट गया था। यह खुल गया। हाँ हाँ हाँ। यह खुल गया। यह खुल गया। तियान दल के शक्तिशालियों ने इस अवरोधक का प्रवेश द्वार खोल दिया है। रहस्यमयी चंद्र दल के शिष्य और 100 सत्य मार्शल क्षेत्र के योद्धाओं में एक हलचल मच गई। उसी क्षण वे सब एक साथ उस अवरोधक की दरार के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी भक्ति ऐसी थी मानो कोई पोता अपने दादा से मिल रहा हो। वे जमीन पर झुककर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर बाद एक सुनहरे कवच वाला वृद्ध बाहर निकला, जिसकी आंखें ठंडी थीं। इतने सारे लोगों को अपने सामने घुटनों के बल बैठा देखकर उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े और उसने एक ठंडी और तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। यह अत्यधिक तिरस्कार था। निश्चित रूप से, यदि ये लोग अपनी आभाएं जारी करके उसे गुप्त क्षेत्र का स्थान महसूस करने नहीं देते, तो उसके लिए इतनी जल्दी गुप्त क्षेत्र को खोलना असंभव होता। ये तुच्छ लोग। सुनहरे कवच वाले वृद्ध ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, स्वागत है तियान दल के श्रेष्ठ। स्वागत है तियान दल के श्रेष्ठ। स्वागत है तियान दल के श्रेष्ठ। अपनी लगभग पूरी ताकत से उन्होंने सबसे ऊंची आवाज निकाली। उनके चेहरे लाल हो गए थे क्योंकि वे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर एक साथ चिल्ला रहे थे। यह अत्यंत भीषण था। इस समय एक और सुनहरे कवच वाला वृद्ध अंदर आया। इस स्थिति को देखकर उसने भी तिरस्कार से उपहास किया। वह बच्चा कहाँ गया? सुनहरे कवच वाले वृद्ध ने तुरंत पूछा। एक वृद्ध ने कहा, वे गुप्त क्षेत्र के अगले स्तर में प्रवेश कर गए हैं। सुनहरे कवच वाले वृद्ध ने तुरंत दूर स्थित विशाल हॉल की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी तन गईं,
और वह हंसा। यह वास्तव में नारकीय दल की आभा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सत्य मार्शियल महाद्वीप में वास्तव में नारकीय दल के अवशेष छिपे होंगे। प्रभु, वे यहाँ से एक रास्ता खोलना चाहते हैं और दूसरे निकास से निकलना चाहते हैं, फिर आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने श्रेय लेने के लिए कहा। सुनहरे कवच वाले वृद्ध ने उपहास किया, तुम अभी भी भागना चाहते हो? वह अपनी औकात से ज्यादा समझ रहा है। रहस्यमयी चंद्र दल के एक श्रेष्ठ ने कहा, मेरे प्रभु सही कह रहे हैं। वह बस एक ऐसी चीज है जो आकाश की विशालता को नहीं जानती। वह हमेशा अहंकारी रहा है और किसी को भी अपनी आंखों में नहीं रखता, भले ही वह मेरे प्रभु हों। वह किसी को भी अपनी आंखों में नहीं रखता और यही कारण है कि हम उससे अलग हो गए। वह वास्तव में आपके खिलाफ जाना चाहता है। तियान दल के खिलाफ जाना स्वर्ग के खिलाफ जाना है। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। सुनहरे कवच वाला वृद्ध जोर से हंसा। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो। तियान दल के खिलाफ जाना स्वर्ग के खिलाफ जाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें इनाम मिलेगा। जब रहस्यमयी चंद्र दल के श्रेष्ठ ने इनाम शब्द सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उत्साहित हो गया। उसने जल्दी से सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उसका सिर लगभग टूटने वाला था। यहाँ तक कि अगर वह अपने पूर्वज को भी देखता तो ऐसा नहीं करता। सुनहरे कवच वाले वृद्ध ने अपना दाहिना हाथ धीरे से हिलाया और एक स्वर्ण गोली रहस्यमयी चंद्र दल के श्रेष्ठ के सामने उड़ गई। रहस्यमयी चंद्र दल के श्रेष्ठ का पूरा शरीर कांप गया जब उसने अपने सामने स्वर्ण गोली को देखा। अपने पूरे जीवन में उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। एक स्वर्ण गोली जो एक तियान दल के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा पुरस्कृत की गई हो। इसमें कितनी शक्ति समाहित थी। यदि उसने एक खा ली तो वह अपनी बेड़ियों को तोड़कर शून्य में आरोहण भी कर सकता था। आसपास के सभी लोग ईर्ष्या, जलन और घृणा से उसे घूर रहे थे। अन्य श्रेष्ठों ने भी कहा, प्रभु, मैं अग्रदूत बनने और उस लड़के को पकड़ने के लिए तैयार हूं। प्रभु, वह लड़का मौत को दावत दे रहा है। वे दानवों में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु, बस आप एक शब्द कह दें, मैं उसे तुरंत मार दूंगा। प्रभु, उसने उसे बाएं और दाएं प्रभु कहा, उसे अपने पिता से भी अधिक स्नेह से प्रभु कहा। तियान दल की गोलियां। एक स्वर्ण गोली। कौन नहीं चाहता था? यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकता था, आकाश में ऊंची उड़ान भरने का अवसर। कौन इसे खोना चाहता था? एक के बाद एक वे ऐसे घुटनों के बल बैठ गए जैसे वे पागल हो गए हों। दोनों सुनहरे कवच वाले श्रेष्ठ जोर से हंसे और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा कहा, तुम सभी को इनाम मिलेगा। आओ आओ आओ, मैं ये स्वर्ण गोली तुम्हें प्रदान करूंगा। यह तुम्हारा सौभाग्य माना जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही उसने बात की, बड़ी संख्या में स्वर्ण गोली बिखेर दी गईं। जमीन पर घुटनों के बल बैठे लोग उनके लिए लड़ रहे थे। सभी खुशी के आंसुओं से भरे हुए थे। मेरे प्रभु, आप मेरे जीवित माता पिता हैं। प्रभु, आप मेरे पूर्वजों से भी ज्यादा करीब हैं। प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रभु, आप एक जीवित बोधिसत्व हैं। सुनहरे कवच वाले श्रेष्ठ ने उदासीनता से कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जल्दी जाओ और साधना करो। इस स्वर्ण गोली की शक्ति तुम्हें स्वर्ग में आरोहण करने दे सकती है। दूसरा सुनहरे कवच वाला श्रेष्ठ लगभग हंस पड़ा। रहस्यमय चंद्र दल के शिष्य, श्रेष्ठ और 100 सत्य मार्शियल क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी कृतज्ञता के आंसुओं के साथ गुप्त क्षेत्र से बाहर निकले।
तियान दल के विशेषज्ञ अच्छे लोग हैं। प्रभु एक अच्छे इंसान हैं। यह बहुत अच्छा है, मैंने उनसे बेहतर किसी को नहीं देखा। आर्यन क्या है? आर्यन ज्यादा से ज्यादा हमें सत्य मार्शल क्षेत्र तक पहुंचने देगा। क्या इसकी तुलना इस स्वर्ण गोली से की जा सकती है? यह सही है। उसने न केवल हमें बख्शा, बल्कि उसने हमें स्वर्ण गोली भी दी। यह बहुत अच्छा है। एक के बाद एक वे खुशी के आंसुओं से भरे हुए थे। ये लोग गुप्त क्षेत्र से बाहर निकले। उनमें से कुछ अपने हाथों में स्वर्ण गोली को देखे बिना नहीं रह सके और कहने लगे, यह स्वर्ण गोली किस श्रेणी की है? क्या हम इसे खाने के बाद सीधे आरोहण कर सकते हैं? मैं पहले कोशिश करता हूं। हाँ हाँ हाँ। तुम खुद को रोक नहीं सकते, है ना? मैं भी कोशिश करूंगा। भाइयों, आर्यन का पीछा करने से केवल मृत्यु मिलेगी। देखो हमारा चुनाव कितना बुद्धिमान है। इस स्वर्ण गोली के साथ भले ही हम आरोहण न कर सकें और सफलता न प्राप्त कर सकें, हम निश्चित रूप से सत्य मार्शल महाद्वीप के नेता होंगे, सबसे शक्तिशाली राजा। आओ, चलो इस स्वर्ण गोली को एक साथ समाप्त करते हैं। अचानक सभी ने अपने हाथों में स्वर्ण गोली उठाई और भारी आवाज में कहा, आओ चलो यह करते हैं। उसने अपने हाथ में स्वर्ण गोली उठाई और उसे अपने मुंह में रखा। उसका मुंह बंद हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वर्ण गोली के विलय को महसूस किया। एक शक्तिशाली बल उमड़ पड़ा। सभी उत्साहित थे। उसे लगा कि वह आरोहण करने और सफलता प्राप्त करने वाला है। वह जल्द ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। यह भी इसी क्षण हुआ। क्रेक! एक अजीब आवाज गूंजी, जिसके बाद एक आदमी के गले में अचानक एक ज्वलंत लाल रोशनी चमकी। उसकी आंखें अचानक फट गईं और उसने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली, आ! गड़गड़ाहट! एक तेज आवाज आकाश में गूंज उठी। गड़गड़ाहट! 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 बहरा कर देने वाले धमाके एक के बाद एक गूंजते रहे। सैकड़ों आवाजें। रहस्यमय चंद्र दल का 100,000 किलोमीटर का पूरा दायरा जमीन पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे विशाल दल को एक शक्तिशाली बल ने समतल कर दिया हो। रहस्यमय चंद्र पर्वतमाला तेजी से कांपने लगी। शक्तिशाली कंपन फैलते रहे, जिससे ज्वालामुखी फटने लगे और पृथ्वी में दरारें पड़ने लगीं। यह दुनिया के अंत जैसा था। इस क्षण दोनों सुनहरे कवच वाले श्रेष्ठों ने विशाल झटके को महसूस करने के बाद एक साथ जोर से हंसा, हा हा हा, हा हा हा। कुछ कूड़ाकचरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आरोहण कर सकते हो और सफलता प्राप्त कर सकते हो? उन्हें स्वर्ग में आरोहण करने दो। हा हा हा। उपहास। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस कथा के अगले भाग को सुनना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल
स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 2656। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। रहस्यमयी शिलालेख का अनावरण। उनकी आंखों में सत्यमार्गी महाद्वीप का हर प्राणी एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। उनके अस्तित्व का कोई मोल न था। आदिम संसार में मानवजाति सबसे बड़ी और सबसे तेजी से प्रजनन करने वाली जाति थी, फिर भी साथ ही वह सबसे कम दर्जे वाली भी थी। उन्हें कोई हैसियत, कोई अधिकार नहीं था। वे निम्न लोकों में जीते थे। तियान कुल के लोगों की नजरों में इन मनुष्यों के अस्तित्व का एकमात्र मूल्य उनसे खेलना और उन्हें सताना था। पलक झपकते ही दिव्य राजधानी के करोड़ों मानव हड्डियों का नामोनिशान छोड़े बिना काल के गाल में समा गए। एक और छोटे से क्षण में रहस्यमय चंद्रदल के आसपास के सैकड़ों लोग और छोटे शहर करोड़ों लोग मार दिए गए, और उनके नेत्रों ने एक पलक भी नहीं झपकाई। आर्यन को मारना पसंद था, लेकिन तियान कुल के विशेषज्ञों की तुलना में उसके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या नगण्य थी, उतनी भी नहीं जितनी वे एक वार में मार सकते थे। इसके अलावा दो भयंकर विस्फोटों ने सत्यमार्गी महाद्वीप के धरातल को भारी क्षति पहुंचाई थी। पृथ्वी के गर्भ को एक हिंसक आघात लगा था और वह पहले ही टूटना शुरू हो गया था। दिव्य राजधानी के भीतर हजारों मीटर चौड़ी और दसियों हजार मीटर गहरी एक दरार लगातार फटती रही। रहस्यमय चंद्रदल के अभी-अभी हुए विस्फोट के कारण जमीन में दरारें फट गईं। सुनामी, ज्वालामुखी फटना, भूकंप, हर तरह की प्राकृतिक आपदाएं छा गईं, जिससे पूरा धरातल हिंसक रूप से हिल उठा। ढहने के बीच असंख्य आम लोग घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि तियान कुल के विशेषज्ञों की आंखों में कोई दया नहीं थी। वे ही स्वर्ग थे, वे ही देवता थे। वे आपको आकाश में ऊंचाई तक पहुंचा सकते थे, या वे एक ही पल में एक धरातल के अरबों लोगों को खून की नदियों में बहाकर मार सकते थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। खगोलीय जाति एक सर्वोच्च अस्तित्व थी। रहस्य लोक का भेद। एक गुप्त लोक में दो सुनहरे कवच वाले बुजुर्ग दूर स्थित भव्य सभा भवन की ओर देखते हुए एक पल के लिए रुके। इस बार हम भाई अमीर होने वाले हैं। हाँ, यह तो निश्चित है। जब तक हम उस बच्चे को पकड़कर सम्राट जुआन को सौंप देते हैं, हमें निश्चित रूप से एक उदार इनाम मिलेगा। हाँ, वह पाताल कुल की प्राचीन शक्ति का उत्तराधिकारी है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। दोनों चल दिए। वे तुरंत भव्य सभा भवन में खड़े हो गए। पाताल लिपि। यह सचमुच गहराई से छिपी हुई है। यह वास्तव में इस रहस्य लोक में है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम इसे ढूंढ नहीं पाए। एक सुनहरे कवच वाले बुजुर्ग ने सीढ़ियों पर एक विशाल पत्थर को देखा। पत्थर पर पाताल कुल के शब्द खुदे हुए थे। उसके मुंह के कोने से धीरे से कुछ शब्द निकले। एक सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, उस पर क्या लिखा है? सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति ने माथा सिकोड़कर कहा, क्या बेशर्म घमंड वाली बात है। हमारे तियान कुल द्वारा रौंदे जाने के बाद भी तुम इतनी घमंड करने की हिम्मत करते हो। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। सुनहरे कवच वाले बुजुर्ग ने फिर पूछा, क्या कहता है? सुनहरे कवच वाले बुजुर्ग ने कहा, उसने कहा कि हमारा तियान कुल कुछ भी नहीं है, कि हमारा तियान कुल कुटिल और नीच लोगों का समूह है, कि रहस्यमयी सम्राट ने प्राचीन युग की विरासत शक्ति चुराई थी। विजेता राजा बनता है, पराजित डाकू। पराजित लोग अपनी असफलता के लिए हमेशा कारण ढूंढेंगे।
वे सिर्फ बहाने बना रहे हैं। उसने और क्या कहा? सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति की आंखें फिर से तन गईं। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, यह जगह। सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति ने हॉल में सब कुछ देखा और माथा सिकोड़कर कहा, यह एक कब्र है। क्या? कब्र? किसकी कब्र? सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, यह यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन एक विशेष अनुस्मारक है कि केवल एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह व्यक्ति प्रतिबंधक खगोलीय कुल से है। हाँ 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 हाँ। सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत हंसना शुरू कर दिया। प्रतिबंधक खगोलीय कुल? मनुष्य तो क्या, स्वर्ग भी खगोलीय कुल को दंडित नहीं कर सकता। आदिम संसार में कौन खगोलीय कुल को चुनौती देने की हिम्मत करता है? प्राचीन युग में भी कौन हिम्मत करता है? रहस्यमयी सम्राट सर्वोच्च है, अजेय है। प्रतिबंधक खगोलीय कुल? हाँ हाँ हाँ। क्या मजाक है? सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति, जिसने पत्थर की गोली पर लिखे शब्दों को समझा था, वह हंसा नहीं। उसने माथा सिकोड़कर बुदबुदाया, अगर ऊपर की हर बात सच है तो यह व्यक्ति। प्रतिबंधक खगोलीय कुल? यह एक मूर्ख का सपना था। खगोलीय कुल बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने न केवल आदिम संसार को नियंत्रित किया, बल्कि उन्होंने प्राचीन युग की प्राचीन विरासत शक्ति को भी नियंत्रित किया। केवल रहस्यमयी सम्राट के पास 1800 प्राचीन विरासत शक्तियां थीं। कौन उनके खिलाफ जा सकता था? भाई फेंग, तुम सच में विश्वास नहीं करते, है ना? सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऊपर की चीजें बहुत अजीब हैं। यह कहता है कि इस व्यक्ति में स्वर्ग जाने की क्षमता है और उसके पास प्राचीन युग के सभी धरातलों को नष्ट करने की शक्ति है। यानी आदिम संसार और उसके लाखों छोटे संसार, वह उन सभी को नष्ट कर सकता है। अगर इस तरह की शक्ति है तो रहस्यमयी सम्राट भी। सुनहरे कवच वाला बूढ़ा व्यक्ति कांप गया। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन जब उसने यह सोचा तो उसका दिल कांप गया। एक अकथनीय ठंडक उसके दिल में उठ गई। उस तरह की ठंडक जो पूरी तरह से अनियंत्रित थी। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, रहस्यमयी सम्राट की तो बात ही छोड़ो, अगर वह मैं हूं तो मैं उसे आज ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब वे बात कर रहे थे, बूढ़ा व्यक्ति एक कदम क्षेत्र में गया और पाया कि आत्मा गठन रहस्य लोक का प्रवेश द्वार एक बार फिर नष्ट हो गया था। उसने माथा सिकोड़कर कहा, उसने वास्तव में अपने लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ठीक है, देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। फिर बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों को हिलाया और उसकी 10 उंगलियों पर शक्ति तेजी से बाहर की ओर बढ़ी, सीधे शून्य में छेद करती हुई और रहस्य लोक में दरारों की तेजी से तलाश करती हुई। दूसरा सुनहरे कवच वाला बूढ़ा व्यक्ति टैबलेट के सामने खड़ा था। उसकी आंखें लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाईं। वह अत्यधिक हैरान था। अंत में, क्या वह वही व्यक्ति है जिसका उल्लेख टैबलेट पर है? अगर ऐसा है, उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। कड़क, उसके जोड़ चटक गए। तो हमें उसे जीवित नहीं रहने देना चाहिए। प्रतीक्षा और बेचैनी। वह अभी तक बाहर नहीं आया। अंदर क्या चल रहा है? बाहर अभी अभी एक जबरदस्त कंपन हुआ था। क्या तियान कुल के विशेषज्ञ पहले ही अंदर घुस चुके हैं? अब हम क्या करें? बॉस, बाहर आओ और हमें एक संदेश दो। अंदर क्या चल रहा है? वे सभी चिंतित थे। वे आधे घंटे से अंदर थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल आर्यन ही नहीं, जो लोग अंदर गए थे वे सभी एक जैसे थे। उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया था,
इसलिए उन्हें अंदर क्या चल रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस क्षण तांगरेंजी की भौहें अचानक तन गईं। उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और उसने तुरंत कहा, मुझे बॉस की आभा का पता चल गया है। पाताल एक सिंगी की आंखों में भी एक चमकदार रोशनी चमक उठी। उसने भी इसे महसूस किया था। सभी ने तुरंत उसे घेर लिया और पूछा, क्या स्थिति है? कहाँ है? क्या हुआ? तांगरेंजी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। मैं केवल बॉस की आभा को महसूस कर सकता हूँ, केवल उसकी आभा। इसके अलावा यह उस रहस्यमय गुप्त लोक में है। रूबी की आंखें तन गईं। क्या तुम उस खतरनाक विशेष गुप्त लोक की बात कर रहे हो? तांगरेंजी ने सिर हिलाया, यह सही है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2657 नील ड्रैगन का संसार। एक विशेष रहस्यमय लोक के भीतर आर्यन अंधेरे में तैर रहा था। उसके पैरों के नीचे कुछ नहीं था, अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं। वह उड़ रहा था, पागलों की तरह उड़ रहा था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। साथ ही उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वह गलत जगह आ गया था? या फिर वह किसी बंद रहस्यमय लोक में प्रवेश कर गया था? यूरोंग आर्यन ने शून्य की ओर आवाज लगाई। उसकी आवाज ध्वनि तरंगों की गति से फैल गई। यह एक विशाल रहस्यमय लोक था। किंग कांग, अंकल यी, बड़ा आदमी। कोई जवाब नहीं था। यह दुनिया एक परित्यक्त अंधेरी दुनिया जैसी लग रही थी। कुछ भी मौजूद नहीं था। पूरी दुनिया इतनी शांत थी कि लोगों को घबराहट होने लगी। आर्यन ने गहरी सांस ली और एक विचार के साथ सड़ी हुई भूत पंजा। बूम! लेवल 1 घोस्ट एम्परर, बाहर आओ। आर्यन घोस्ट एम्परर को बुलाना चाहता था। वह अंधेरे के गुण वाला था, इसलिए उसे आर्यन से तेजी से यहाँ की स्थिति का अंदाजा हो जाना चाहिए था। लेकिन सिस्टम अचानक बज उठा। डिंग! सिस्टम अधिसूचना, विशेष मानचित्र बुलाने में असमर्थ। फक! यह क्या बकवास है? आर्यन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर उसने फिर से कोशिश की। नतीजा वही रहा। विशेष मानचित्र बुलाने में असमर्थ। चूंकि घोस्ट एम्परर को नहीं बुलाया जा सकता था, आर्यन ने अपना हाथ पलटा और 10 मंजिला दानव शिवालय निकाला। एक विचार के साथ उसने कहा, दानव विश्व सेनापति, बाहर आओ। डिंग! सिस्टम अधिसूचना, विशेष मानचित्र बुलाने में असमर्थ। फिर से यही अधिसूचना। खेल में कुछ विशेष मानचित्र थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस दूसरी दुनिया में ऐसी जगह होगी। आर्यन ने हार नहीं मानी। चूंकि मैं इसे बुला नहीं सकता, क्या मैं एक कठपुतली बना सकता हूं? उसने तेजी से इसे बनाया। उसके हाथ अविश्वसनीय रूप से तेज थे। इसे बनाने के बाद आर्यन ने तुरंत इसे छोड़ दिया, लेकिन इस क्षण छोड़ी गई कठपुतली तेजी से बिखर गई और असफल हो गई। यह बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुनिया केवल आर्यन को ही अस्तित्व में रहने की अनुमति देती थी। चाहे वह उसके द्वारा बुलाया गया हो या बनाया गया हो, वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। यह पहली बार था जब उसे इस तरह के मानचित्र का सामना करना पड़ा था। यह क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और कोई आवाज भी नहीं है। न आकाश है, न पृथ्वी, और कुछ भी नहीं। क्या यह एक रहस्यमय लोक है या एक अपरिपक्व दुनिया?
यह बहुत अजीब है। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। क्या यह इस जगह जैसा ही है? अगर ऐसा है तो उन्हें खोजना बहुत मुश्किल होगा। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने ऊपर आकाश की ओर और नीचे गहराई में देखा। अंधेरे की गहराई में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल के लिए आर्यन को समझ नहीं आया कि क्या करना है। उसे कुछ तो करना ही था, है ना? आर्यन ने अपनी भौहें चढ़ाई और मन ही मन सोचा, आकाश और पृथ्वी एक चुनो। नीचे जाओ। अगले ही पल आर्यन की आभा अचानक सिमट गई और उसके पूरे शरीर का वजन नाटकीय रूप से बढ़ गया। उसके बाद वह एक पागल आदमी की तरह नीचे गिर गया। स्विश स्विश स्विश, स्विश स्विश स्विश, स्विश स्विश स्विश। हवा तेज थी और उसके गिरने की गति अतुलनीय रूप से तेज थी। 10,000 मीटर प्रति सेकंड वह ऐसे ही गिरता रहा। पूरा आधा घंटा बीत चुका था और वह अभी भी नीचे नहीं पहुंचा था। आर्यन को संदेह होने लगा कि इस दुनिया का कोई अंत नहीं है। आधा घंटा बीत गया। उसका शरीर हिलना बंद हो गया और स्थिर हो गया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया और तेजी से उसे फैलाया। 10 लाख किलोमीटर के भीतर कुछ भी नहीं था। आर्यन को अपने दिल में थोड़ी चिंता महसूस हुई। विचार चला, पाताल अग्नि। बाहर एक लौ उसकी हथेली से उठी और फिर आर्यन ने उसे जोर से आकाश की ओर फेंका। इसी क्षण पाताल अग्नि ने पूरे अंधेरे संसार को प्रकाशित कर दिया। और इसी क्षण आर्यन का मन अचानक कांप उठा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। एक अजगर, एक अतुलनीय रूप से विशाल अजगर, एक विशाल अजगर जो हरे रंग के शल्कों से ढका था, जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। अजगर के शरीर से जंजीरों की एक श्रृंखला लटकी हुई थी और जंजीर के अंत में एक काला और अतुलनीय रूप से विशाल ताबूत था। नील ड्रैगन चारों ओर लिपटा हुआ था। उसका पूरा शरीर एक भंवर में बदल गया था और आर्यन भंवर के केंद्र में था। वह इस समय एक विशाल शरीर में लिपटा हुआ था। इसके अलावा आर्यन नील ड्रैगन से कोई आभा महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि नील ड्रैगन में कोई आभा नहीं थी, बल्कि इसलिए कि आर्यन का स्तर बहुत कम था। वह नील ड्रैगन के अस्तित्व को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था। जिस क्षण वह रहस्यमय लोक में प्रवेश किया था, वह नील ड्रैगन के शरीर में लिपटा हुआ था। और यह दुनिया भी नील ड्रैगन की दुनिया थी। हैरान। जैसे जैसे पाताल अग्नि धीरे धीरे ऊपर उठी, आर्यन भी धीरे धीरे नील ड्रैगन का पूरा रूप देखने लगा। उसका दिल उमड़ पड़ा और वह अत्यंत चकित था। काला ड्रैगन सिर्फ एक भ्रम था। इसे एक आत्मा शरीर माना जा सकता है। चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, भौतिक शरीर के बिना उसका दृश्य प्रभाव बहुत मजबूत नहीं होगा। हालांकि इस अंधेरी दुनिया में नील ड्रैगन एक वास्तविक अजगर था। उसका शरीर पूरे अंधेरे संसार में फैला हुआ था। उस विशालता का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता था। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली वह विशाल ताबूत था जो उसके पीछे एक लंबी जंजीर से खिंचा हुआ था। नील ड्रैगन ताबूत खींचता है। आर्यन के दिमाग में एक याद आई। उसने ऐसी घटना किसी रहस्यमय लोक में भी देखी थी, लेकिन वह 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे थे। ताबूत में एक अद्वितीय सौंदर्य सो रहा था। वह सौंदर्य आर्यन लाख कोशिश करने पर भी उसका चेहरा याद नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह दृश्य बहुत स्पष्ट था, लेकिन 9 ड्रैगन का ताबूत खींचना वास्तव में अत्यंत चौंकाने वाला था। लेकिन 9 ड्रैगन सभी मृत थे, जबकि उसके सामने नील ड्रैगन जीवित था। वह हिल रहा था, लगातार हिल रहा था।
इतना ही नहीं, यह नील ड्रैगन 9 ड्रैगन से भी बड़ा था। घूंट। आर्यन ने भारी घूंट निगला और मन ही मन सोचा, नील ड्रैगन ताबूत खींचता है और यह एक जीवित अजगर है, तो ताबूत में कौन लेटा है? फक। इतनी बड़ी संरचना, यहां तक कि आदिम संसार का नेता भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना? क्या यह हो सकता है? क्या यह वास्तव में नीदरलैंड रेस के नंबर 1 युद्ध देवता नीदरलैंड ड्रैगन की कब्र है? आर्यन सोच नहीं पा रहा था कि यह कौन हो सकता है। घूंट। आर्यन ने एक बार फिर भारी घूंट निगला, फिर सावधानी से कहा, नील ड्रैगन। इसी क्षण नील ड्रैगन का शरीर और भी हिंसक रूप से हिल उठा। उसकी दो थोड़ी संकरी अजगर आंखें खुलीं और एक हरी रोशनी जो सूर्य की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी, सीधे आर्यन को घूरने लगी। बहुत अजीब। एक विशाल अजगर द्वारा घूरने पर कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। किसी को पता होना चाहिए। अजगरों की आभा एक नज़र में चरम ज़ेनवू महान सम्राट के दिल को कुचल सकती थी। अजगर दुनिया के सबसे मजबूत जीवों में से एक थे। विशेष रूप से जन्मजात अजगर शक्ति असामान्य रूप से मजबूत थी। हालांकि हालांकि आर्यन को कोई अजगर आभा महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसे बहुत आरामदायक महसूस हुआ, जैसे वह शक्ति के सागर में तैर रहा हो। यह भावना बहुत अजीब थी। हुलाला हुलाला। नील ड्रैगन का शरीर थोड़ा हिल गया, जिससे जंजीरें हिल गईं। जंजीरें विशाल काले ताबूत को हिलाने लगीं और ताबूत धीरे धीरे आर्यन के सामने उड़ गया। आर्यन ने नील ड्रैगन को देखा, फिर विशाल काले ताबूत को देखा। ताबूत पर अजीबोगरीब रक्तलाल रन खुदे हुए थे, सभी प्रकार के शक्तिशाली। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। वे रन सीलिंग चेन की तरह थे जो ताबूत को कसकर बांधे हुए थे। नील ड्रैगन ने उदासीनता से कहा, इसे खोलो। आर्यन चौंक गया और कहा, इसे खोलने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? यह था नील ड्रैगन के रहस्यमय लोक का वर्णन। क्या आप जानना चाहेंगे कि आर्यन इस रहस्यमय ताबूत को कैसे खोलेगा, या फिर आप कहानी में आगे क्या होगा, यह जानना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2658। यह लीजिए आपका दिया गया अंश, जिसमें सभी चीनी नाम हिंदी में बदल दिए गए हैं और एक उपन्यास की तरह प्रस्तुत किया गया है। अंधकार में एक अनकहा रहस्य। अपने नाग यांग ऊर्जा का उपयोग करो। जैसे ही नीले ड्रैगन ने अपनी बात समाप्त की, उसकी दो विशाल हरी आंखें आर्यन पर टिक गईं। ईमानदारी से कहूँ तो आर्यन को सामने खड़े नीले ड्रैगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह बहुत सतर्क था और यह नीला ड्रैगन उसकी यादों में बसे नीले ड्रैगन से कुछ अलग था, बहुत ही खास। और फिर था वह विशालकाय ताबूत। इसे खोलने के लिए उसे अपनी नाग यांग ऊर्जा का ही उपयोग क्यों करना था? उसके शरीर में छिपी नाग यांग ऊर्जा में ऐसा क्या था? इस ताबूत में आखिर क्या छिपा था? आर्यन कुछ झिझका और पूछा, तुम्हें मेरी नाग यांग ऊर्जा का उपयोग क्यों करना है? नीला ड्रैगन अभी भी शांत था और बोला, कोई कारण नहीं, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। उसकी आंखों में कोई लहर नहीं थी। आर्यन ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया और सिर हिलाया, मैं इसे खोल सकता हूं, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे यह तो बताना होगा कि अंदर क्या है ना? इस दौरान आर्यन ने सिस्टम की जांच की। अधोलोक अग्नि का कूलडाउन खत्म हो गया था। 10 मंजिला जादुई शिवालय का कूलडाउन भी खत्म हो गया था, लेकिन वह इसे यहां बुला नहीं सकता था। यह तो धोखा था। केवल अधोलोक अग्नि ही थी। हालांकि
इस असीम विशालकाय नीले ड्रैगन के शरीर से कोई बॉस आभा नहीं चमक रही थी, इसलिए आर्यन सुनिश्चित नहीं था कि यह बॉस था या नहीं। लेकिन एक बात थी जो आर्यन को उत्साहित कर रही थी। उसने पहले कभी किसी ड्रैगन को नहीं मारा था। अगर उसने इस ड्रैगन को मार दिया तो उसे क्या मिलेगा? आर्यन ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नीले ड्रैगन की आंखें थोड़ी हिलीं और उसने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि अंदर क्या है तो तुम्हें इसे खोलना ही होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं कहूं तो मुझे भी नहीं पता। आर्यन ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इसे नहीं खोलूंगा। या तो तुम मुझे बताओ कि ताबूत के अंदर क्या है, या तुम मुझे बताओ कि मेरी नाग यांग ऊर्जा इसे क्यों खोल सकती है। इन दो सवालों को स्पष्ट करना ही था। नीला ड्रैगन एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। आर्यन ने नीले ड्रैगन को देखा और कहा, कृपया कहो। नीले ड्रैगन ने कहा, क्योंकि तुम स्वर्ग के चुने हुए हो। स्वर्ग ने तुम्हें चुना है। तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो पिछले अरबों वर्षों में इस जगह में प्रवेश कर सके हो। इसलिए केवल तुम्हारा नाग यांग ऊर्जा ही इसे खोल सकता है। बस इतना ही। चुना हुआ, आर्यन ने अपने मन में बुदबुदाया, वह स्वर्ग का चुना हुआ था। यह सच था, लेकिन वह 10 मंजिला जादुई शिवालय का चुना हुआ था। वह अचानक स्वर्ग का चुना हुआ कैसे बन गया? आर्यन और भी भ्रमित होता जा रहा था। नीले ड्रैगन ने अधीरता से पूछा, क्या अब तुम अपनी नाग यांग ऊर्जा छोड़कर इसे खोल सकते हो? उसकी आंखों में ऐसी नजर थी कि आर्यन को और कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से। आर्यन उछलकर ताबूत के ऊपर जा पहुंचा। उसकी उंगलियां थोड़ी हिलीं, जैसे वह कुछ तैयार कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखें ताबूत पर बने प्रतिरूपों पर टिकी हुई थीं। ऐसी रेखाएं जो जंजीरों जैसी दिख रही थीं। उसने अपने पिछले जीवन में बहुत सारी ज़ोंबी फिल्में देखी थीं, खासकर अंकल शू की। इस तरह का ताबूत उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उस पर बने रुनिशील श्रृंखला उसे बता रहे थे कि अंदर कुछ भयानक बंद है। एक बार अगर इसे छोड़ दिया गया तो शायद उसकी जान चली जाएगी। अगर उसने नहीं किया तो यह नीला ड्रैगन शायद उसे जाने नहीं देगा। क्या वह दुविधा में था? जैसे ही आर्यन झिझक रहा था, नीले ड्रैगन ने धीरे से कहा, जल्दी करो। आर्यन ने कहा, जल्दी मत करो। मैं सबसे शुद्ध नाग यांग ऊर्जा का उपयोग करना चाहता हूं। मुझे तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। नीले ड्रैगन ने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था, लेकिन उसकी आंखों में अधीरता का एक संकेत अभी भी था। वह चाहता था कि पत्थर का ताबूत तुरंत खुल जाए। आर्यन ने देखा कि ताबूत पर लगी जंजीरें केवल नीले ड्रैगन के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। वे बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थीं। वह उन्हें किसी भी समय छुटकारा पा सकता था। इस तरह जंजीरों द्वारा नीले ड्रैगन को सील करने की कोई संभावना नहीं थी। नीले ड्रैगन के इतने अधीर होने का केवल एक ही कारण था, ताबूत में रखी चीज। आर्यन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ताबूत पर बने रनों को देखकर उसने अपने मन में सोचा, अंदर आखिर क्या है? क्या मुझे इसे छोड़ना चाहिए? 1 मिनट बीत गया। नीले ड्रैगन की आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं और उसने कहा, क्या अभी तक तैयार नहीं हुआ? आर्यन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, यह जल्द ही तैयार हो जाएगा। उसके उंगलियों के सिरे हल्के से हिले। इस समय उसके उंगलियों के सिरे से एक चमकदार लाल तरल की बूंद तैरने लगी। नीले ड्रैगन की पुतलियां तुरंत कस गईं। उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमकी क्योंकि वह आर्यन के उंगलियों के सिरे से तैरती हुई नाग यांग ऊर्जा को घूर रहा था।
वह बहुत उत्साहित था। यह देखा जा सकता था कि वह बहुत उत्साहित था। भले ही उसने इसे छिपाने की कोशिश की, आर्यन इसे देख सकता था। आर्यन अंदर ही अंदर हैरान था। जो भी हो, पहले कोशिश करते हैं। जैसे ही आर्यन नाग यांग ऊर्जा को ताबूत पर टपकाने वाला था, विचार आया और उसने अचानक उसे वापस ले लिया। उसने बहुत प्यारा होने का नाटक किया और पूछा, चुना हुआ क्या होता है? नीले ड्रैगन की आंखें तन गईं। उसकी हरी पुतलियों से तुरंत गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद नीले ड्रैगन ने गहरी आवाज में कहा, बकवास बंद करो, जल्दी करो और अपनी नाग यांग ऊर्जा इस पर टपकाओ। उसका गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। आर्यन का दिल बैठ गया और उसने अपने मन में सोचा, ऐसा लगता है कि यह मेरी यादों में मौजूद नीला ड्रैगन पितृसत्ता नहीं है। इसके बाद आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उस असीम विशालकाय नीले ड्रैगन को देखा और कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम नीले ड्रैगन पितृसत्ता का रूप धारण करके मुझे पूरी तरह से विश्वास दिला सकते हो? पितृसत्ता नीला ड्रैगन? हम्फ, वह क्या है? रही बात मैं कौन हूं? नीले ड्रैगन की आंखें भी धीरे धीरे ठंडी होने लगीं। आसपास का तापमान अचानक गिर गया। हवा में नमी जमने लगी, जिससे हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। नीले ड्रैगन ने आर्यन को ठंडे होकर देखा और कहा, मैं नीला ड्रैगन हूं, सर्वोच्च नीला ड्रैगन। बच्चे, जल्दी करो और अपनी नाग यांग ऊर्जा का उपयोग करके इसे मेरे लिए खोलो। अगर तुम इसे अभी नहीं खोलोगे तो बाद में मरोगे। नीले ड्रैगन का स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। उसका धैर्य जवाब दे चुका था। ड्रैगन सबसे अधीर होते हैं, और तो और उनका स्वभाव असाधारण रूप से खराब होता है। नीला ड्रैगन पहले से ही बहुत चिड़चिड़ा था। अगर उसे आर्यन के शरीर में नाग यांग ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता तो वह बहुत पहले ही हमला कर चुका होता। आर्यन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और वह मुस्कुराया, जब तुम इतने अधीर हो तो मुझे इसे और भी नहीं खोलना चाहिए। नीले ड्रैगन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसकी तेज नजर सीधे एक ड्रैगन की शक्ति में बदल गई। गरज, गरज, गरज। हवा में गर्जने जैसी आवाजें हुईं। ड्रैगन की शक्ति निकल गई और पूरा डार्क वर्ल्ड तेजी से सिकुड़ता हुआ लग रहा था। एक अभूतपूर्व दबाव आर्यन पर पड़ा। यह चारों दिशाओं से टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे 10,000 ड्रैगन गरज रहे हों। उस तरह का मन और चेतना का सागर कांप रहा था और कुचल रहा था। यह असीम रूप से असहज था। हालांकि वे सभी गिरे नहीं। इसके बजाय ड्रैगन की शक्ति की धाराएं आर्यन के सामने के क्षेत्र को घेर लिया। नीले ड्रैगन ने ठंडे होकर कहा, बच्चे, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर मैं चाहूं तो तुम धूल में कुचल जाओगे। अब मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर नहीं चाहते तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जल्दी करो। उसकी आवाज उदास थी, असीम क्रोध से भरी हुई थी। एक तेज दबाव आर्यन के दिमाग पर हमला कर रहा था। आर्यन बहुत नाखुश था। उसे हमलों से सबसे ज्यादा नफरत थी और लोगों को अपने स्तर का उपयोग करके उसे कुचलने से सबसे ज्यादा नफरत थी। नीला ड्रैगन कमाल का था, है ना? नीला ड्रैगन अभिमानी हो सकता था, है ना? धत तेरे की। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2659। जैसा कि आपने अनुरोध किया था, मैं चीनी नामों और शब्दों को हिंदी में अनुवादित कर रहा हूं और कहानी को उपन्यास शैली में लिख रहा हूं।
एक भयानक अंधप्रभ का प्रहार ऐसा था कि उसकी विनाशकारी शक्ति का कोई जवाब नहीं था। यदि वह एक विशालकाय अग्नि एकसिंगी भी होता तो क्या उसे भी घुटने टेककर उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता? क्या उसे हर उस चीज को मानना पड़ता जो वह अंधप्रभ कहता? वह कोई अंधप्रभ नहीं, वह तुम्हारा बाप है। आर्यन को नहीं पता था कि स्वर्ग का चुना हुआ कौन होता है, न ही वह जानता था कि उसके रक्त में किस प्रकार की शक्ति छिपी थी, लेकिन अगर उसे अपने रक्त का उपयोग करके एक अत्यंत खतरनाक ताबूत खोलना पड़े तो माफ करना, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अग्नि एकसिंगी का विशालकाय बल टूट पड़ा। उसकी गर्जना ने सब कुछ तबाह कर दिया। आर्यन का मन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। इससे आर्यन का क्रोध भड़क उठा। वह थोड़ा अप्रसन्न था। जैसा कि तुमने कहा, ऐसा लगता है कि केवल मेरा रक्त ही इस ताबूत को खोल सकता है ना? अगर ऐसा है तो तुम्हें थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। तुम किसे अपनी हेकड़ी दिखा रहे हो? अपनी अग्नि एकसिंगी की शक्ति से मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो? धिक्कार है। आर्यन ने एक भारी गर्जना की और फिर नर्क की ज्वाला सक्रिय हो उठी। घूं घू। उसकी बाईं हथेली अचानक लपटों में घिर गई। उसके शरीर में ऊर्जा फट पड़ी। उन्मादी देव की शक्ति, विस्फोट, धमाका। अपने मन को थोड़े समय के लिए स्थिर करने और बंधनों को तोड़ते हुए आर्यन हवा में कूद पड़ा। उसके हाथ में नर्क की ज्वाला अग्नि एकसिंगी के सिर के ऊपर दो सींगों के बीच निशाना साधकर जोर से प्रहार कर रही थी। नेदर जाति की विरासत में मिली शक्ति उमड़ पड़ी। अग्नि एकसिंगी की हरी आंखें काली पड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? सरसराहट, 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 सरसराहट। अग्नि एकसिंगी का शरीर तेजी से घूमने लगा। उसकी खालें एक दूसरे से रगड़ खा रही थीं, जिससे एक कान फाड़ने वाली सरसराहट की आवाज आ रही थी। आर्यन की हथेली का वार आते देख अग्नि एकसिंगी की विशाल पूंछ अचानक पलट गई। धमाका। डार्क वर्ल्ड के बीच में आसमान जितना विशाल एक काला कोहरा नीचे आ रहा था। धमाका, धमाका, धमाका। आर्यन का शरीर धंस गया और उसका पूरा शरीर नीचे धकेल दिया गया। उसी समय उसने अपनी नर्क की ज्वाला भी छोड़ दी। फुसफुस। आर्यन ने खून का एक घूंट थूका। यह देखकर अग्नि एकसिंगी ने अपनी विशाल पूंछ हिलाई और एक विशाल शक्ति ने आर्यन द्वारा थूके गए खून को रोक दिया। उसने अपनी विशाल पूंछ का उपयोग उसे पकड़ने के लिए नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने शरीर से एक बल का उपयोग करके खून को हवा में रोक रखा था। ताजा खून हवा में तैर रहा था। अग्नि एकसिंगी की आंखों में उत्तेजना चमक रही थी। आर्यन भारी भरकम जमीन पर गिरा। उसने अंधेरे आसमान की ओर देखा और उसका सार रक्त विशाल ताबूत के ऊपर तैर रहा था। फिर वह नीचे उतरा। तब ताजा खून ताबूत पर गिरा। तुरंत ही ताबूत हिंसक रूप से हिलने लगा। अग्नि एकसिंगी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह एक साथ बेहद घबराया हुआ और उत्साहित दिख रहा था। उसने आर्यन की परवाह नहीं की, जो अंधेरे में गिर गया था। आर्यन की नर्क की ज्वाला उसके सिर के ऊपर फट पड़ी। तैरने वाला नुकसान भी नगण्य था। -1, -1, -1। यह सिर्फ एक हल्का नुकसान था जिसे पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता था। इस प्रकार के नुकसान का एकमात्र उपयोग आर्यन को अग्नि एकसिंगी के सिर के ऊपर की स्वास्थ्य मूल्य को स्पष्ट रूप से देखने देना था। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। आर्यन का सिर सुन्न हो गया।
यह रक्त की मात्रा बहुत भयानक थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि आकाश गश्ती दूत झेम्बू महाद्वीप का अंतिम मालिक था, क्योंकि वह आदिम विश्व का एक सुपर विशेषज्ञ था। उसे मारना झेम्बू महाद्वीप को साफ करना माना जाएगा। बाद में सुनहरा कवच वाला बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह और भी मजबूत था। आर्यन ने सोचा कि वह अंतिम मालिक था, लेकिन अब आकाश गश्ती दूत और सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति का स्वास्थ्य इस अग्नि एक्सिंगी की तुलना में कचरा था। यह स्वास्थ्य की मात्रा बहुत भयानक थी। आर्यन का दिल बैठ गया। राक्षस जनरलों को नहीं बुलाया जा सकता, भूत सम्राट को नहीं बुलाया जा सकता, और मेरी झेम्बू सम्राट की शक्ति से मैं उसकी रक्षा भी नहीं तोड़ सकता। क्या हो रहा है? यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता। यहाँ तक कि अगर वह वहां खड़ा होकर मुझे 1 साल तक मारने देता तो भी मैं उसे नहीं मार पाता। एक खेल खेलते समय सबसे असहाय बात क्या थी? यह देखकर कि मालिक को मारा नहीं जा सकता सबसे असहाय था। इससे भी अधिक असहाय बात यह थी कि मालिक वहां खड़ा होकर आपको उसे मारने देता था। आप उसे 10 साल बाद भी नहीं मार सकते थे। यह असहायता नहीं, निराशा थी। अभी आर्यन ऐसी ही मनःस्थिति में था। निराशा। एक मालिक जिसके पास सैकड़ों अरबों स्वास्थ्य और स्वर्ग विरोधी रक्षा थी। आपके द्वारा किया गया नुकसान उसकी पुनर्प्राप्ति गति से भी कम था। वह उसे कैसे मार सकता था? अभी कुछ देर पहले वह पूंछ के एक झटके का सामना नहीं कर सका और उसका पूरा शरीर तुरंत पलट गया। अब उसका अपना खून थूक दिया गया था। अगर ताबूत पर लगी मुहर खुल जाती और अग्नि एक्सिंगी को और भी अधिक शक्ति मिल जाती तो आर्यन जीवित नहीं रह पाता। इस क्षण कुंजी सीलबंद ताबूत था। आर्यन ने विशाल ताबूत को घूरकर देखा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि ताबूत के अंदर क्या था। जाहिर है अग्नि एक्सिंगी बेहद उत्साहित था। ताबूत भी हिंसक रूप से हिल रहा था। धमाका, धमाका, धमाका। पूरा डार्क वर्ल्ड कांप उठा। अग्नि एक्सिंगी की आंखें विस्मय और उत्तेजना से भरी थीं क्योंकि वह ताबूत को घूर रहा था। धड़ाम। एक जोरदार आवाज हुई। ताबूत पर एक मुहर वाली रुने चेन टूट गई। ताबूत और भी हिंसक रूप से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई विशालकाय राक्षस हो जो किसी भी समय बाहर निकल सकता था। हालांकि इस क्षण ताबूत अचानक हिलना बंद कर दिया और फिर से शांत हो गया। और जो रुने चेन 1 सेकंड पहले टूटी थी वह तुरंत ही फिर से जम गई। वह फिर से जम गई और मुहर की शक्ति और भी मोटी हो गई, जिससे ताबूत कसकर सील हो गया। क्या हो रहा है? अग्नि एक्सिंगी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी हरी पुतलियों में हरे बालों की लटें आग की तरह जल रही थीं। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आर्यन को घूरकर देखा जो अभी भी गिर रहा था। उसने अपनी आंखें संकरी कर लीं। विशाल पूंछ घूम गई। धमाका। डार्क वर्ल्ड से कोहरे और शक्तिशाली बल का एक बादल उठा जिसने आर्यन को सीधे उड़ा दिया। वह सीधे अग्नि एक्सिंगी के सामने उड़ गया। अग्नि एक्सिंगी ने आर्यन को घूरकर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्यों नहीं? आर्यन का दिल कस गया और उसने कहा, मुझे कैसे पता? यह वह वास्तव में नहीं जानता था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्य रक्त सार रक्त से अलग था? क्या उसे इसे खोलने के लिए सार रक्त की आवश्यकता थी? अग्नि एक्सिंगी ने धीमी आवाज में कहा, यह असंभव है। तुम इतने सालों से यहाँ हो। केवल सबसे प्राचीन शक्ति वाला व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। पूरे आदिम विश्व में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है।
यहां तक कि रहस्यमय सम्राट भी प्रवेश नहीं कर सकते। कोई गलती नहीं। यह तुम ही होने चाहिए। यह तुम ही होने चाहिए। अग्नि एकसिंगी थोड़ा पागल हो गया था। उसके शरीर पर ड्रैगन की खालें खड़ी हो रही थीं और उसका शरीर दोगुना हो गया था। पर्याप्त खून नहीं। यह वही होना चाहिए। फिर अग्नि एकसिंगी ने आर्यन को अवरुद्ध कर दिया और शक्तिशाली अग्नि एकसिंगी की शक्ति अचानक हिल गई। धमाका। एक शक्तिशाली बल ने आर्यन की छाती पर वार किया, जिससे आर्यन ने खून का एक बड़ा घूंट थूका। फट। ताजा खून हवा में उड़ गया और एक और शक्तिशाली बल ने उसे ऊपर उठाया और फिर ताबूत पर गिरा दिया। ताबूत फिर से हिंसक रूप से कांपने लगा। धड़ाम। एक और मुहर वाली रुने चेन टूट गई और ताबूत हिंसक रूप से हिलने लगा। हालांकि एक सेकंड बाद ताबूत से निकलने वाली शक्ति अचानक पीछे हट गई और टूटी हुई रुने चेन फिर से संघनित हो गई। अभी भी पर्याप्त नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कुछ और लिखूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2660। ड्रैगन गॉड एम्परर रक्त की पुकार। अगर पहली बार काम नहीं किया तो वह दूसरी बार करेगा। अगर दूसरी बार भी काम नहीं किया तो वह अपने शरीर का सारा रक्त निकाल देगा। उसे विश्वास नहीं था कि यह काम नहीं करेगा। और आर्यन अब एक कठपुतली की तरह था। नीला ड्रैगन जो चाहे कर सकता था। आर्यन के पास विरोध करने का भी कोई मौका नहीं था। फू। रक्त की एक और धारा निकली। रक्त टपकता गया और ताबूत कांप उठा। लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। वह खुल नहीं सका। फिर से। फू। एक और शक्ति ने आर्यन की हृदय नाड़ी पर प्रहार किया। आर्यन के हृदय से रक्त की एक धारा निकली, जिसे एक अन्य शक्ति ने रोककर ताबूत पर टपका दिया। बूम बूम बूम। हिंसक कंपकंपी की एक और श्रृंखला। नहीं। फिर भी काम नहीं हुआ। उसने लगातार 1 दर्जन से अधिक बार कोशिश की, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। नीला ड्रैगन भौहें सिकोड़कर जंजीर से बंधे ताबूत को देखने लगा। असंभव, बिल्कुल असंभव, कोई गलती नहीं है। यह निश्चित रूप से वह है। यह निश्चित रूप से वह है। यह निश्चित रूप से वह है। लेकिन क्यों? क्यों नहीं? क्या गलत हो गया? मैंने इतने सालों तक इंतजार किया है। मैंने इस डार्क वर्ल्ड में इतने सालों तक इंतजार किया है। मैं क्यों नहीं कर सकता? क्यों? नीला ड्रैगन गुस्से में था। उसकी नीली शल्कें नीली लपटों से जलती हुई लग रही थीं। उसके पूरे शरीर की ड्रैगन ऊर्जा जलने लगी। उस तरह की ड्रैगन शक्ति असामान्य रूप से अशांत थी। नीला ड्रैगन क्रोधित था। और इस क्षण आर्यन। उसके हृदय में क्रोध उठने लगा। वह नाखुश था। वह अत्यंत नाखुश था। वह एक खून बहने वाले खिलौने की तरह था, जिसे लगातार इधर-उधर किया जा रहा था। उसके पूरे शरीर पर 1 दर्जन से अधिक घाव थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आर्यन की आंखें भयंकर थीं। वह वास्तव में इस शक्तिशाली ड्रैगन से निपटने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था, जिसे इतने समय से दबाया गया था। लेकिन नीले ड्रैगन ने 1 दर्जन से अधिक बार रक्त को रोकने के लिए एक शक्ति का उपयोग किया था। क्यों? उसने अपने ड्रैगन पंजों या अपनी विशाल पूंछ का उपयोग करके उसे पकड़कर ताबूत पर क्यों नहीं रखा? वह किस चीज से भयभीत था? या वह किसी बात से डर रहा था? या
नीला ड्रैगन किस चीज से डर रहा था? मेरा रक्तसार? लानत है! आर्यन गुर्राया। एक विचार के साथ उसने अपनी मुट्ठियां हिलाईं, जो उसके अपने रक्त से रंगी हुई थीं। जैसे ही नीला ड्रैगन पागलपन में डूब गया, आर्यन ने मुक्का मारा। यह एक सामान्य मुक्का था। इसके अलावा उसने जेनवू महान सम्राट की शक्ति भी नहीं छोड़ी थी। आर्यन बुरी तरह घायल था और अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता था। हालांकि बस ऐसे ही यह नीले ड्रैगन के शरीर पर जा लगा। पल भर में लपटें आकाश में फैल गईं और एक विशाल ड्रैगन शल्क फट गया। उसके चारों ओर के दर्जनों ड्रैगन शल्क सभी उड़ गए। एक ही मुक्के ने विस्फोटक क्षति पहुंचाई थी। नीले ड्रैगन के सिर के ऊपर 10 मिलियन से अधिक का क्षति मूल्य दिखाई दिया। नीले ड्रैगन की पुतलियां पल भर में सिकुड़ गईं। उसका शरीर पलट गया और 1 लाख किलोमीटर दूर उछल गया। दो हरी आंखें आर्यन को घूर रही थीं। आर्यन अपनी मुट्ठी को हैरान होकर देखने लगा। वह वास्तव में हक्का बक्का रह गया था। अभी अभी उसने नश्वर अग्नि का उपयोग करते हुए केवल कुछ दर्जन अंकों का नुकसान पहुंचाया था। यह जानना चाहिए कि यह नश्वर अग्नि थी जिसके पास एक प्राचीन विरासत की शक्ति थी। यह आसानी से एक जेनवू महान सम्राट विशेषज्ञ को मार सकती थी। हालांकि यह अभी अभी एक सामान्य हमले का सामना भी नहीं कर पाई। क्या यह बहुत अजीब नहीं था? मेरा खून? यह मेरा खून है। जब आर्यन ने खूनी मुट्ठी देखी तो वह तुरंत समझ गया। हा हा हा, मेरे खून में बड़ी शक्ति है। हा हा हा, आर्यन हंस पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि नीला ड्रैगन उसके द्वारा थूके गए रक्त के संपर्क में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आर्यन ने केवल एक बार हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे इतनी क्षति होगी। हाँ हाँ हाँ, जब वह रहस्यमय चंद्र पर्वत श्रृंखला में था, तब आर्यन ने अपने स्वयं के रक्तसार का उपयोग करके राक्षसी जीवों के एक बड़े समूह को आकर्षित किया था। उस समय उसे लगा था कि उसके रक्त में कुछ छिपा हुआ होगा। हालांकि कुछ परीक्षणों के बाद भी वह इसका पता नहीं लगा सका था। अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था कि वह इसका पता नहीं लगा सका था, बल्कि उपकरण बहुत निम्न स्तर के थे और उसके रक्त में रक्तरेखा प्रतिभा का पता नहीं लगा सके थे। तो यह पता चला कि मेरा रक्त सबसे शक्तिशाली है। आर्यन की आंखों में उत्साह की चमक कौंध उठी। बेशक वह नहीं जानता था कि उसकी रक्तरेखा क्या थी और न ही वह जानता था कि उसकी वास्तविक पहचान क्या थी। वह यह भी नहीं जानता था कि उसके हमले से ड्रैगन को किस तरह का नुकसान होगा। यह एक 3 साल के पोते जैसा था जो एक अमर स्तर के दादा से लड़ रहा हो। उसे एक ही थप्पड़ से उड़ा दिया जाएगा। नीला ड्रैगन आर्यन को घूर रहा था, अपने घाव को देखा और फिर से गंभीरता से कहा, यह गलत नहीं हो सकता। यह निश्चित रूप से तुम हो, यह निश्चित रूप से तुम हो, मैं गलत नहीं हो सकता। आर्यन ने कहा, तुम सही हो, यह मैं हूं। मैं तुम्हें उड़ाने आया हूं। नीला ड्रैगन ने ठंडी सांस ली, आर्यन को घूरते हुए, तुम एक सुअर होने का दिखावा कर रहे हो, तुम क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे प्रभु ड्रैगन दिव्य सम्राट! प्रभु ड्रैगन दिव्य सम्राट! आर्यन का हृदय कांप उठा और उसने सोचा, क्या इस आदमी ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? ड्रैगन दिव्य सम्राट बहुत शानदार लगता है। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे फिर भी तुमने पहचान लिया। मेरे जैसा एक सुंदर व्यक्ति कितना भी कोशिश करे, छिप नहीं सकता। मैं जहां भी जाता हूं, मैं आकाश में सबसे चमकीले तारे जैसा होता हूं, हमेशा चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करता रहता हूं। चूंकि तुम जानते हो कि मैं ड्रैगन दिव्य सम्राट हूं, तो जल्दी से घुटने टेक दो।
ड्रैगन दिव्य सम्राट का स्तर क्या था? वह किस दायरे में था? आर्यन बिल्कुल नहीं जानता था। हालांकि वह चाहे कोई भी हो, चूंकि नीले ड्रैगन ने उसे पुकारा था, शायद वह ड्रैगन दिव्य सम्राट का उपयोग करके उसे चौंका सकता था। लेकिन आर्यन को उम्मीद नहीं थी। इस क्षण नीला ड्रैगन अचानक पलट गया और उसका शरीर गायब हो गया। डार्क वर्ल्ड हिंसक रूप से उथल-पुथल करने लगी। विशाल सुनामी जैसी ड्रैगन शक्ति की लहरें टकराने लगीं। नीला ड्रैगन लुढ़का और दहाड़ा। वह भी पागलपन से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, इतने सालों तक इंतजार करने के बाद तुम आखिरकार प्रकट हुए। निश्चित रूप से सब कुछ भाग्य है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ भाग्य है। यह सही है, यह वास्तव में सही है, सब कुछ भाग्य है। नीला ड्रैगन जंगलीपन से हंस पड़ा। असीम ड्रैगन शक्ति आर्यन की ओर तेजी से बढ़ने लगी। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। चूंकि तुम जानते हो कि मैं ड्रैगन दिव्य सम्राट हूं, फिर भी तुम हमला करने की हिम्मत करते हो। नीले ड्रैगन ने मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं हमला नहीं करूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर से भागने दूंगा? क्या तुम जानते हो कि मैंने इस दिन का कितने समय तक इंतजार किया है? क्या तुम जानते हो कि मैंने इस दिन के लिए क्या कीमत चुकाई है? तुम नहीं जानते। तुम कैसे जानोगे? मैं चाहता हूं कि तुम आज मरो। मैं तुम्हारा सब कुछ चाहता हूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरा है। हा हा हा। नीला ड्रैगन उस तरह के पागलपन में गिर गया और इस क्षण असीम ड्रैगन शक्ति भी सक्रिय हो गई। ड्रैगन शक्ति एक ड्रैगन जैसी थी। उसने अपना ड्रैगन सिर ऊंचा उठाया। इस क्षण यह आर्यन की ओर 10,000 ड्रैगन के रशिंग जैसा था। दबाव। आर्यन इसका विरोध नहीं कर सका। उसकी मुट्ठी को उसके शरीर के करीब आना पड़ा। इतने बड़े दबाव का सामना करते हुए आर्यन की भौहें कस गईं। इसके अलावा इस आदमी का दबाव बहुत भयंकर, बहुत मजबूत था। यह सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति के दबाव से अनगिनत गुना अधिक मजबूत था। आर्यन ने गहरी आवाज में चिल्लाया, लानत है, पोते, अगर हिम्मत है तो मुझे कुचलने के लिए ड्रैगन शक्ति का उपयोग मत करो। अगर हिम्मत है तो अपने हाथों से मुझसे लड़ो। नीला ड्रैगन ने शरारती मुस्कान के साथ हंसा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? हाँ हाँ हाँ। 10,000 ड्रैगन आसमान को दफन करते हैं। कहानी में आगे क्या होगा? क्या आर्यन इस शक्तिशाली नीले ड्रैगन का सामना कर पाएगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।